मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आपको नया दिन में। मैं हूं आपकी मेज़बान महक असलाम। नया दिन है, नई सुबह, बहुत कुछ नया करने का अज़्म है। आज बहुत सारी नई नई बातें हमने आपसे करनी है, बहुत सारे नए मौज़ूआत हैं जिन पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। कुछ पुरानी खबरें हैं जिनमें नई डेवलपमेंट होती है, यानी कुछ सियासी खबरें हैं, क्योंकि हमारा जो सियासी माहौल है ना, उसमें लम्हा ब लम्हा जो है वो हर वक्त कोई ना कोई डेवलपमेंट होती रहती है। सो जो कल की सियासत थी उसमें आज क्या डेवलपमेंट है वो आज हम आपको बताएंगे। अच्छी अच्छी बातें आपके साथ करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करते एक अच्छी बात से। रुतबा एजाज़ात समेटने का नहीं बल्कि उनके काबिल होने का नाम है। अल्लाह ताला अगर आपको कोई रुतबा देता है, अगर अल्लाह ताला आपको किसी एजाज़ से नवाजता है, अगर आपको किसी की ना किस्मत बड़ी अच्छी होती है, कहते हैं ना, या तो लक या फिर आपकी मेहनत। और अगर आपको लकीली कोई चीज़ मिल जाती है ना, तो अपने आप को उसके काबिल बना लें। ये ना हो कि आपको कोई चीज़ मिल गई है, आपको कोई रुतबा मिल गया, कोई एजाज़ मिल गया और लोग कहें कि यार इसको ये सीट मिलनी नहीं चाहिए थी, ये सीट के काबिल नहीं है। अपने लिए ऐसे अल्फाज जो है जब आप सुनेंगे ना तो नागवार गुजरेंगे। तो बजाय इसके कि आप अपने लिए ऐसे अल्फाज सुने, आप अपने आप में वो तब्दीली ले आएँ या अपने आप को काबिल कर लें। मैं मेंशन नहीं करूंगी, हमारे बहुत सारी बड़ी बड़ी सीटों पर बहुत सारे ऐसे लोग बराजमान रह चुके हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें की हैं, तब्दीलियों की बड़ी बड़ी बातें की हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों की, लेकिन वो हुई नहीं है। अल्लाह ताला ने उन्हें रुतबा ज़रूर दिया, उन्हें मौका ज़रूर दिया, उन्हें एक अच्छा एजाज़ भी मिला, लोगों में उन्होंने बड़ा फेम भी पाया, लेकिन अपने गलत फ़ैसलों की वजह से और इस खुशफहमी में मुब्तला रहते हुए कि बस मुझे ये कुर्सी मिल गई है तो बस अब जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। शायद वो बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन वो इतना कुछ नहीं कर सके, तो वो फिर उनसे चीज़ छीन ली भी जाती है। तो ज़रा आगे बढ़ते हैं। और जब ठंड होती है तो फिर जो सर्दी की सौगातें होती हैं, उनकी जो स्टॉल्स होते हैं वो देखते हैं हम कि बड़ी तादाद में सड़कों पे नज़र आ रहे होते हैं। सूप की मैं बात करती हूँ स्पेशली, क्योंकि सर्दियों में हर एक की जो फेवरेट चीज़ होती है ना खाने में, वो होता है जी सूप। कि सूप अगर आपके लंच या डिनर में शामिल है तो वो बहुत पसंद किया जाता है। स्पेशली कोयटा के जो शहरी हैं उन्होंने स्टॉल्स का रुख कर लिया है, किन स्टॉल्स का, जहां पर सूप लगे हुए हैं। नूरुल आरफीन रिपोर्ट करेंगे। साइबेरिया की हवाएं चलीं और कोयटा शदीद सर्दी की लपेट में आ गया। ठंडी हवाओं से बचाव और तवानाई बहाल करने के नुस्खे भी सामने आ गए। कहीं सजे खुश्क मेवे तो कहीं कॉफी शॉप। गर्मा गर्म चाइनीज सूप और मुर्ग की यखनी जो जगह जगह दस्तयाब है। कोयटे में हद से ज्यादा सर्दी बढ़ गई, इसलिए हम लोग यहाँ पे आते ही यखनी सूप, गर्म चीजों की इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग सर्दी से बचें। दुकानदार और स्टॉल मालिकान कहते हैं जैसे ही ठंडी हवाएं चलती हैं कारोबार गर्म हो जाता है। शदीद सर्दी हो जाए या बर्फबारी हो जाए या थोड़ा बारिश हो जाए, कुछ इधरी एंजॉय करते हैं और अपने इधरी भी पीते हैं और फैमिली के लिए भी ले जाते हैं। शहरी कहते हैं यखनी और चिकन कान सूप से सर्दी का तोड़ भी हो जाता है और साथ साथ नज़ला, जुकाम, खांसी और दीगर बीमारियों का इलाज भी हो जाता है। कैमरामैन जफर बलोच और शहजाद अनवर के साथ नूरुल आरफीन, समा, कोयटा। आगे बढ़ते हैं जी। वर्जिश के साथ योगा भी इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है, इंतहाई मुफीद है, जिसमें हर बीमारी का इलाज पाया जाता है। लाहौर की अगर स्पेशली बात हो, अच्छा लाहौर में ये चीज़ इसलिए ज़्यादा हमें नज़र आती है, पार्क्स बहुत ज़्यादा हैं लाहौर में, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। सुबह के वक्त लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिलानी पार्क हो जाए या डिफरेंट पार्क्स हो जाए, बड़े बड़े जो पार्क्स हैं लाहौर के, जल्लो हो जाए, जिलानी हो जाए, वहाँ पर जाना और फिर वर्जिश करना, योगा करना। तो लाहौर में सूरज तुलू होते ही योगा के लिए शहरियों की बड़ी तादाद पार्क्स का रुख करती है। आयशा ताकि रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सूरज जब धरती पर अपना पहला कदम जमाता है, रात का अंधेरा फिर रोशनी में खो जाता है, तो शुरू होती है कुछ मखसूस लोगों की मश्क, जिसे योगा कहा जाता है। कहीं अपनी सांस को अपने अंदर महसूस करना, तो कहीं हाथों की थेरेपी। लाफ्टर थेरेपी टेंशन्स का मुकम्मल खात्मा कर देती है। आप अपने डिप्रेशन जैसी और साइकेट्री की बड़े बड़े मराज से आप जो है
बड़ी तेज़ी से वापस आ सकते हैं, जो कि मेडिसिन आपको नहीं ला सकती, लेकिन योगा अल्लाह की रहमत से, चूँकि इसका प्रोफाउंड इफेक्ट है आपके नर्वस सिस्टम पे। 62 साला मोहम्मद इसरार योगा में डांस करके जिद्दत लाए हैं। कहते हैं दिल का मरीज हूँ मगर योगा ने तंदुरुस्त कर दिया। ना तो मुझे कोलेस्ट्रॉल है, ना मुझे कोई शुगर है, ना मुझे ब्लड प्रेशर है। बिल्कुल योगा के जरिए मैं बहुत अच्छा हूँ। 88 साला शेख एजाज और इनके दोस्त योगा के बाद खुद का एनर्जी लेवल 30 साल के जवान जैसा महसूस करते हैं। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं महसूस करता, सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। डॉक्टर साहब से आके मशवरा किया इन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक्सरसाइज शुरू कराई और आज मैंने अपनी मेडिसिन टोटल छोड़ दी हुई है। योगा बीमारी की कैफियत राहत में तब्दील करने के साथ साथ डिप्रेशन को दूर कर देता है। रोजाना 20 से 25 मिनट आप भी अपनी सेहत के लिए ज़रूर निकालें। यकीनन सेहतमंद जिस्म और सहन इनफरादी और इज्तिमाई तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकता है। कैमरामैन साद नवीद के साथ आयशा आता, समा, लाहौर। डॉक्टर इफ्तिखार अहमद इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं लाहौर स्टूडियो से। उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि कितना ज़रूरी है योगा करना, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं सिर्फ एक्सरसाइज आप कर लें तो आप फिट रहेंगे, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं तो योगा ही करती हूँ, एक्सरसाइज मुझसे होती नहीं है। तो योगा अगर आप कर लेते हैं तो आप एक्सरसाइज से बच जाते हैं, ये दोनों ज़रूरी हैं। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्लीज़ आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब प्लीज़ ज़रा बताएं योगा कितना ज़रूरी है हमारे लिए और दिन में किस टाइम पे, ये कौन सा ऐसा टाइम है योगा करने का बेस्ट? ये सवाल जो सबसे पहले अक्सर किया जाता है मेरे अलावा भी योगा के दीगर इंस्ट्रक्टर से कि इसका टाइम का सबसे अच्छा है, तो सबसे अच्छा टाइम वही होता है जिसमें आप नमाज फजर अदा करने के बाद आप बहुत ज़्यादा फ्रेश होते हैं, कोई आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं होता, कोई प्रेशर नहीं होता, कहीं फौरी तौर पे आपने निकलना नहीं होता। और सबसे अहम चीज़ ये है कि 24 घंटों में जितनी ज़्यादा पॉजिटिव ऑक्सीजन जो है वो फजर की नमाज के बाद होती है, इतनी आपको सारा दिन या 24 घंटों में नहीं मिलती। तो दी बेस्ट है कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद आप पार्क का रुख करें। अदरवाइज इसको आप घर पे भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई खास टाइम का तयन नहीं, आप इवन रात को भी सोते से पहले कर सकते हैं। स्पेशली वो लोग जिनको नींद जल्दी नहीं आती या डिस्टर्ब होती है, बार बार आंख खुलती है, तो वो एक बेहतरीन नींद के लिए, मीठे सुहाने सपनों में जाने के लिए वो योगा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे एक और चीज़ समझाएं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी कि आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप योगा ना करें, अगर आप योगा कर रहे हैं तो, और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और योगा करते हैं तो दोनों आपकी बॉडी के लिए बड़े अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन इसके लिए एक वक्त निकालना बड़ा ज़रूरी है। जैसा कि आपने कहा जी योगा का बेहतरीन टाइम है सुबह के वक्त, पर एक्सरसाइज आप दिन में किसी भी टाइम पे कर लें, तो आपको किस चीज़ को प्रेफर करना चाहिए, योगा या एक्सरसाइज? देखें, दुनिया में जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं ये सारी योगा से ही लोगों ने मॉडिफाई करके निकाली है। अच्छा। योगा में मोर देन 70,000 पोस्चर्स जो हैं या एक्सरसाइजेस मौजूद हैं। फर्क सिर्फ ये है कि लोग जब हम योगा कर रहे होते हैं तो जो गुजरने वाले लोग हैं जिनको योगा से आगाही नहीं, वो ये समझते हैं कि ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। अच्छा। एक्सरसाइज में और योगा में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अच्छा। इसकी वजह ये है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो रैंडमली आपको इनहेल एक्सहेल पे आप खुसूसी तौर पे तवज्जो नहीं दे रहे होते, जबकि जब आप योगा कर रहे होते हैं तो आप अपनी ब्रीदिंग को साथ शामिल करते हैं। तो जितने भी पोस्चर जिसमें आप विद द ग्रेविटी डाउन जा रहे होते हैं उसमें हमने एक्सहेल करना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना होता है। और जितने भी जब हम अवे फ्रॉम द ग्रेविटी होते हैं, लाइक जैसे जमीन से बैठ के उठ रहे हैं ऊपर, तो उसमें हम इनहेल करके उठते हैं। उससे ये होता है कि आपके ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है आपके उन मसल्स और जॉइंट की तरफ जो कि आपके ग्रेविटी के अगेंस्ट यूज होने लगे हैं। इससे ये होता है कि आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आपके पॉजिटिव हार्मोन्स जो हैं वो आपके साथ ज्यादा बेहतर तरीके से अवेलेबिलिटी लेके आते हैं और आपको जो है वो इंस्टेंटली एंडोर्फिन्स रिलीज करने में मदद देते हैं। आपके साथ ही एसिटाइलकोलिन, डोपामिन, सेरोटोनिन जैसे पॉजिटिव हार्मोन्स को आप साथ शामिल कर लेते हैं। जबकि आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो लाइक अगर आप फर्ज करें जिम में चले गए हैं और आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं या ऐसी कुछ स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये एक स्ट्रेस बन जाती है। उसकी वजह ये है कि इसमें
जैसे लाइक आप वेट लिफ्टिंग में बहुत ज्यादा आप वेट उठा रहे होते हैं, बिल्कुल, तो आपको किसी ने ट्रेन नहीं किया होता कि अगर आप वही लिफ्टिंग के वक्त आप इनहेल एक्सहेल के कॉन्सेप्ट को समझ के करें तो आपके मसल कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी का फ्लो आपके साथ शामिल हो जाएगा। जी जी जी। और आप स्ट्रेस से निकल जाएंगे कि ये इतना हैवी वेट मैंने उठाना है। तो आप जो उससे पहले नर्वस हो जाते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग आपको सारी दुनिया से देख रहे हैं, कंपटीशन हो रहा है, तो इसमें बहुत से लोग नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार भी हो सकते हैं या हो जाते हैं, जैसे एग्जाम्स में होते हैं, इंटरव्यूज में होते हैं, कैमरे का सामना करने हुए होते हैं। तो अगर आप इनहेल एक्सहेल करेंगे तो फौरी तौर पे आपके नेगेटिव हार्मोन्स डाउन होंगे और आप बॉडी में एंडोर्फिन की वजह से एक यूफोरिक स्टेज में जाएंगे। आप बहुत अच्छा करेंगे, आप अपने काम को खुशी से करेंगे। सही। इवन दफातर में बैठ के मेल फीमेल्स जो हैं वो अगर थोड़ी थोड़ी देर के बाद अगर आप थोड़ी सी ब्रीदिंग ले लें तो आप सारे स्ट्रेस से आउट हो सकते हैं। इससे आपकी वर्क एफिशिएंसी बहुत बेहतर हो सकती है। तो ये योगा को इसीलिए कहा जाता है कि ये प्रोफाउंड साइंस है कि हम इसमें ब्रीदिंग को ऐड ऑन करते हैं। जी जी। और वही पोज जो कि हम एक्सरसाइज में या दूसरे शोबा है इलाज में जैसे फिजियोथेरेपी वाले करा ले होते हैं, उनका वो रिजल्ट नहीं मिलता जो कि योगा में ब्रीथ को इन एंड आउट करके मिलता है। उसमें बहुत ज्यादा आपका जो है मसल वो ब्लड की फ्लो लेके और ऑक्सीजन की फ्लो लेके एनर्जी को एक्टिवेट करके साथ आने से रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव हो जाता है। सही, ठीक। डॉक्टर साहब ये तो हमें सारी चीजें पता चल गई होता है। डॉक्टर साहब एक तो अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, दूसरा मेरा सवाल भी ले लीजिएगा। ये तो सारी योगा से मुतालिक हमें चीज़ें पता चल गई, लेकिन इसमें जैसे एक्सरसाइज में आपको अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, आपका इंटेक बड़ा अच्छा हो। इसी तरह से योगा में भी यही होता होगा कि जी आपकी डाइट, आपका इंटेक बड़ा अच्छा हो, हेल्दी हो, आप जो है जो भी खाएं आप या जो भी पिए आप उसकी एक लिमिट हो। तो मैं चाह रही हूँ कि ज़रा डाइट प्लान एक मखसूस बनाना पड़ता है जब आप योगा कर रहे होते हैं। क्या होता है इसमें डाइट का सारा किरदार? बड़ा अच्छा पॉजिटिव सवाल आपने किया है। देखिए पूरी दुनिया में इस वक्त ये एक मामला चल रहा है कि डिजीजेस बहुत ज्यादा हो गई। हमने अपनी नेचर को छोड़ दिया है और हम डाइट की, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी। बीइंग डॉक्टर मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि हम आजकल डाइट नहीं ले रहे, हम प्रोडक्ट खाना शुरू हो गए हैं। कमर्शियल फोर्सेस जो हैं वो डिसाइड करती हैं कि लोगों ने क्या खाना है। वो मीडिया के जरिए बड़े बड़े फूड चेन्स की इतनी ज्यादा प्रमोशन करते हैं कि जो देखने वाला है उसको होता है कि यार जो मैं खाना खाने लगा हूं उसके साथ कोई कोल्ड ड्रिंक, फिजी ड्रिंक होना चाहिए जिससे मुझे एनर्जी मिलेगी, या एनर्जी ड्रिंक, इससे टेस्ट मेरा बड़ा डेवलप हो जाएगा। ये नहीं देखते कि ये ड्रिंक अंदर जाएगा तो आपने जो खाना लिया है, फर्ज करें वो खासा हॉट है, अभी गरम गरम आपने लिया है जी। और आप चाहते हैं कि बड़ा चिल्ड किस्म का ड्रिंक हमारे अंदर जाए, तो जब ये और हमारी चूंकि हमारे मुंह के अंदर और हमारे ट्रैक में मैदे में हाईली वेस्कुलराइज्ड ये एरिया होता है, यानी ब्लड की वेसल्स बहुत ज्यादा होती है। तो जैसे ही हम खाना शुरू करते हैं तो हमारे जो है ब्लड की फ्लो हमारे मैदे की तरफ, हमारी खुराक की नाली की तरफ बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा। तो ये हिस्सा बहुत गर्म हो जाता है। इसका सिंपल सा ये कि आप बिल्कुल ठंडा सा पानी मुंह में डालें, बहुत चिल्ड, और उसको हल्का सा मुंह में रख के जब आप उसको उंडेलें और अगर आप अपने हाथ पे गिराएं तो वो गर्म हो चुका होगा। विद इन फ्यू सेकंड्स वो गर्म हो चुका होगा। आप इससे अंदाजा लगाएं कि अंदर कितना हॉट किस्म का एनवायरमेंट होता है। उसमें हम नदानी के बहुत ही फिजी ड्रिंक, बहुत चिल्ड हमें चाहिए, स्लश या कोई ऐसी कोल्ड ड्रिंक चाहिए, वो उस पे जलती पे तेल का काम देता है और एक अंदर जंग लग जाती है। पहले ही हम फूड के बजाय प्रोडक्ट खा रहे हैं और ये ऐसी जंग लग जाती है अंदर के अंदर, जो आपके जरूरी एंजाइम्स आते हैं, जो आपका पेप्सिन है, जैसे आपके लाइपेज हैं, प्रोटेज है, ऐसे एंजाइम्स हैं, उनके ऊपर आप फिजी ड्रिंक डाल के इन्वायरमेंट को इतना ज्यादा मुतासिर कर देते हैं कि आज हर बंदा जो है वो मैदे के प्रॉब्लम के साथ है। ये इंतहाई एफ्लुएंट किस्म का लाइफस्टाइल है जो हमने अपना लिया है। और मैं किसी भी जब कमर्शियल मतलब ग्रोसरी स्टोर में जाता हूँ या किसी ऐसी परचेज वाली जगह पे जाता हूँ तो मेरा माथा यकीन जाने उसमें फर्स्ट पेन ये आती है कि इस बड़ी सी फूड चेन में जहां से हम ग्रोसरी करने आए 99% आई टेल यू हेल्थ हैजर्ड चीजें पड़ी हुई हैं। सब प्रोडक्ट हैं, आपको नेचुरल फूड कहीं मिलेगा ही नहीं। अच्छा। हम जब से नेचर को छोड़ के, नेचुरल फूड को छोड़ के अलग हुए, कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसको सेहत के मसाइल ना हो।
तो ये हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले कि हमें अपनी जो हम खा रहे हैं, अगर तो इसको एक दफा गौर से देखें, जो हम खा रहे हैं अगर तो ये किसी पैकिंग में आया डिब्बे में, तो ये किसी फैक्ट्री से निकल के आया, उस फैक्ट्री में इसमें प्रिजर्वेटिव डाले हैं। आप यकीन जाने 3-3, 4-4 हजार डिफरेंट केमिकल होते हैं जो इसकी शेल्फ लाइफ को तो बढ़ा देते हैं, लेकिन आपकी सेहत की शेल्फ लाइफ को बहुत यानी डॉक्टर साहब यहाँ पे ये भी चीज बड़ी जरूरी है कि आप जो भी खा रहे हैं आपको उसमें ये चीज मद्देनजर रखनी है कि कोई ऐसा फूड या कोई ऐसा इंटेक जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, क्योंकि जाहिर सी बात है आजकल हम रिलाय करते हैं झटपट वाली चीजों पर। तो भाई अगर आप योगा करें, आप एक्सरसाइज करें, आप किसी भी फॉर्म में अपनी बॉडी को जो है रिलैक्स करने की कोशिश करें, वो एक अच्छी चीज है, लेकिन उसके साथ अपना इंटेक, अपनी डाइट का जो प्लान है उसको बड़ा अच्छा रखें, ये भी बड़ा जरूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छा जी, अभी हमें लेनी एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और भी बातें करेंगे आपके साथ। गाजर के फवायद पे भी अपने बात करेंगे। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। चलें जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ। हमने देखा कि कल के अलावा जो बाकी दिन थे उसमें डॉलर भी बहुत ज़्यादा ऊपर गया, सोना भी महंगा हो रहा था। अब इन सब में मर्द हजरात तो परेशान है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिन्होंने ऑफिस जाना है, आना है, पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाना है, उनके लिए मुश्किल है। लेकिन वो खवातीन जिन्हें सजने संवरने का बहुत ज़्यादा शौक है, जिन्हें मेकअप करने का बहुत ज़्यादा शौक है, या जो बहुत ज़्यादा मेकअप खरीदने की शौकीन खवातीन है, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि जो मेकअप का सामान है वो महंगा हो गया है। रेहान अहमद की रिपोर्ट है, वो आपको दिखाते हैं। खूबसूरत नजर आना हर औरत का बुनियादी हक है, मगर अब ऐसा महसूस होता है कि जैसे यह हक खवातीन को छिनता हुआ महसूस हो रहा है। इस बारे में समा ने खवातीन से बात की तो उन्होंने मेकअप का सामान महंगा होने का शिकवा किया। पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे तो सब चीज़ों पे बढ़ जाते हैं, तो फिर मेकअप भी महंगा हो जाता है। पता नहीं, मेकअप छोड़ना पड़ेगा, यही होगा फिर। हम लोग मस्कारास वगैरह लेते थे, वो यूजुअली हम लोग को 700 और 800 के बिटवीन कॉस्ट करते थे, वो 15-2000 पे चले गए। मतलब आप ब्रांडेड लो, लोकल लो, तो मतलब उस टाइप से वेरी कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है मेकअप पे। तो महंगाई की मौजूदा लहर ने मेकअप करवाने की शौकीन खवातीन के साथ साथ ब्यूटी पार्लर्स को भी मुतासिर किया है। उनका कहना है कि जब मेकअप का सामान मिल ही महंगा रहा है तो सस्ता मेकअप कहां से करें। मेकअप महंगा बहुत हो चुका है, लेकिन कंप्लेन है हमारे पास ये कि काफ़ी महंगा हो चुका है, लेकिन छोड़ नहीं सकते। महंगाई की मौजूदा लहर कहां तक जाती है इसका कोई अंदाजा नहीं, मगर ये अंदाजा जरूर है कि मेकअप का सामान महंगा होने से खवातीन के घर का बजट जरूर मुतासिर होगा, क्योंकि मेकअप के सामान पे बहरहाल वो कोई समझौता नहीं करेंगी। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ ही दूसरी तमाम चीज़ों की कीमतों में भी इजाफा होता है, लेकिन खवातीन से बात करके अंदाज़ा हुआ कि उनकी शदीद ख्वाहिश है कि महंगाई बढ़े तो बढ़े, लेकिन मेकअप प्रोडक्ट्स कंट्रोल में रहें। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। चलें जब ज़रा आगे बढ़ते हैं, और ख़ूबसूरती की हमने बात की, थोड़ा सा मुश्किल हो गया मेकअप करना, लेकिन जिन ख़वातीन को शौक़ होता है ना, वो कीमतें नहीं देखती हैं हमारी तरह, वो ख़रीद लेती हैं। अच्छा, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों के लोग शौकीन होते हैं। जैसे मेरी फैमिली में जो मेरे मियाँ हैं, उन्हें चावल खाने का बड़ा शौक़ है। इसी तरह हर घर में कोई ना कोई शख्स होगा जिनको चावल खाने का शौक़ होता है, और वो अपनी बेगम से या उनके घर में जो कुक करने वाले होते हैं उनसे फरमाइश करते हैं डेली बेसिस पर, जी कि आज बॉयल्ड राइस बना दें, आज फलानी तरह के चावल बना दें। बस चावल किसी भी फॉर्म में मिल जाएंगे, खाना बड़ा ज़रूरी होता है। चावल पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया में लोगों की बुनियादी और अहम और सबसे पसंदीदा ग़िज़ा है। चावल ऐसी चीज़ है जिसके बगैर, हमने जैसे कि जिक्र भी किया ना, कुछ लोग तो खाना खाते ही नहीं है, उन्हें या तो डिनर में राइस चाहिए होते हैं या लंच में चाहिए होते हैं, या इवन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मॉर्निंग में राइस चाहिए होते हैं। वो मॉर्निंग में जो रात का सालन होता है ना, उसको चावलों के साथ खा रहे होते हैं। फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसके नुकसानात भी हैं। कोई कहता है कि इससे वज़न बढ़ जाता है, कोई कहता है जी इससे डिफरेंट डिजीज़ होती हैं जो कि आपकी बॉडी को हिट कर सकती हैं। अब किन बीमारियों का बायस बन सकता है चावल का ज़्यादा इस्तेमाल? माहिर ग़िज़ाइयत अदिया वहाज इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अदिया, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आप मुझे बताएं, आपको चावल पसंद है? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। डेली खाती हैं आप? जी, डेली खाती हैं आप? जी, जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, जितनी डेली हमारी नीड्स हैं, उस हिसाब से। तो मुझे बताएं कि डेली कितनी नीड है एक ह्यूमन बॉडी की?
हाफ कप कुक्ड राइस आप ले सकते हैं। अच्छा। ठीक है, और 1/2 to 1 कप भी जा सकता है। सही। और ऐसा नहीं है कि क्योंकि कार्ब्स हैं बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ऐसा नहीं है कि लोगों को मिलेंगे वाइट राइस खाएंगे या मतलब जो भी राइस अगर हम खाएंगे तो हमारा वेट गेन होगा। अच्छा। जो हमारी नीड्स हैं हमें ये देखना है कि हमारे जो कार्ब्स हैं वो हमारी हेल्दी नीड्स जो है वो उससे पूरे हों। कुछ लोग होते हैं कि नहीं हम चावल रोटी नहीं खाते, लेकिन वो डोनट्स और ऐसी चीजें जो है वो कार्ब्स जो अनहेल्दी है वहां से वो चीज पूरी करता है। हाँ सही। अच्छा अदिया मुझे ये बताएं कि सफ़ेद चावल जो है वो तो हमारी रूटीन का हिस्सा है, मतलब हर घर में आपको सफ़ेद चावल मिलता है। एक बासमती चावल होता है, एक कर्नल के होते हैं चावल, सगे जो चावलों की चीज़ें होती हैं डिफरेंट इसकी किस्में होती हैं। मुझे बताएं कि ब्राउन राइस का क्या किरदार होता है। अच्छा कहते हैं जी वेट लॉस कर रहे हैं आप अपना जो इंटेक है वो ब्राउन राइस का करें, मतलब क्या है इसकी कोई डिफरेंस है, वाकई अफादियत होती है या सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है? नहीं बिल्कुल है इफादियत। देखिए चावल दोनों एक ही है। ब्राउन राइस जो है, ब्राउन राइस को अगर हम रिफाइन करेंगे, उसको मशीनरी में उसको बाकायदा उसका जो है छिलका उतारा जाता है ब्राउन राइस का, तो वो वाइट राइस की फॉर्म में आ जाता है। तो जब हम उसको खूबसूरती के कहते हैं ना, हर चीज़ जो है वो जो दिखने में खूबसूरत है उसकी अफादियत इतनी, जैसे बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं कि जो मार्केटिंग होती है कि खूबसूरत अच्छी अच्छी चीज़ें डिफरेंट शेप की नगेट्स हो गए या कैसे, लेकिन उनकी अफादियत ज़ीरो होती है। इसी तरह हम अगर लेंगे ब्राउन राइस को खूबसूरत बनाने के लिए उसको और फाइन किया जाता है, उसको डिफरेंट मशीनरी से गुजारा जाता है, और जब उसका छिलका उतारा जाता है तो उसके सारे फाइबर्स और जो अहम न्यूट्रिएंट्स है वो ज़ाया हो जाता है। अच्छा, मतलब कुछ कम हो जाते हैं। फाइबर तो देखें ब्राउन राइस में ज़्यादा होता है, वाइट राइस में बिल्कुल कम मिनिमम होता है। जितनी हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो वाइट राइस में फाइबर नहीं मौजूद। अच्छा, तो बाकायदा उसको हसीन और खूबसूरत बनाने के लिए उसको वाइट राइस में कन्वर्ट किया जाता है। जी। और उसकी इफादियत फिर कम हो जाती है। अच्छा दिया मुझे ये बताएं कि जैसे कि हमने जिक्र भी किया ना कि चावल खाने से जी आपका वेट बढ़ जाता है, तो अगर ये वाकई हकीकत है तो फिर आपको अपना इंटेक क्या अपना पोर्शन कम करना चाहिए, या जिस तरह से आपने बताया है कि इतने ग्राम्स या इतने कप आप दिन में ले सकते हैं, आपको उसी पर चलना चाहिए? जी बिल्कुल। ऑब्वियसली जो भी आपका वेट गेन के जो भी हमारे जो वजह है जो वेट गेन की हमारी, वो सारी यही है कि हम जो है हमारा पोर्शन साइज जो है वो बढ़ जाता है। अच्छा। हमारी जितनी डेली रिक्वायरमेंट्स होती हैं उससे हम जो है वो बढ़ के वो चीज़ खाना खा रहे होते हैं। अच्छा, मतलब हमारी वो चीज़ ज़्यादा हो रही होती है। जैसे अगर 1/2 कप हमारा है कि भाई डेली रिक्वायरमेंट हमने लेना है राइस का, कुक्ड राइस, तो हमने उसी तक महदूद रहना है। ये नहीं कि आप शौक है अगर आप चावल, जैसे आपने मुझसे पूछा मैं चावल शौक से खाती हूँ, ये नहीं कि हम दिन में भी चावल खा रहे हैं रात में भी चावल खा रहे हैं। उसको बिरयानी की फॉर्म में उसको मतलब बहुत ज़्यादा हफ्ते में 2 बार बिरयानी या पुलाव, क्योंकि जितनी हमारी मीट की रिक्वायरमेंट है, हम अगर बिरयानी खाते हैं तो वो फिर हम उस पर ज्यादा आपका इंटेक हो जाता है। अच्छा दी मुझे ये बताएं, अगर हम बिरयानी खाते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वेजिटेबल ग्रुप्स की, तो वो बिल्कुल हम जिस वक्त बिरयानी खा रहे होते हैं तो वो सारे ऑल जो 5 फूड ग्रुप्स हैं वो हम नहीं उसमें हम शामिल कर रहे होते हैं, हम चावल पे ही डिपेंड करते हैं। तो ये जो फॉर्म्स है ना इस तरह की, और वो जो चीज़ें हैं वो हमारा वेट गेन करने में अहम रोल अदा करती हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि डिफरेंट लोग होते हैं जो कि डिफरेंट डिजीज़ में मुब्तला होते हैं। जैसे डायबिटिक पेशेंट है, हार्ट से रिलेटेड जिन लोगों को मसले हैं। अच्छा मैंने ये सुना है कि जो शुगर पेशेंट है वो चावल इतना उनका इंटेक नहीं होना चाहिए, बहुत लिमिटेड होना चाहिए। प्लीज़ मुझे बताएगा कि किस तरह किस कैटेगरी के लोग कितना चावल इंटेक कर सकते हैं, स्पेशली अगर हम शुगर पेशेंट की बात करें जिनको कोई हार्ट से रिलेट मसला है। जैसा कि मैंने आपसे कहा ना कि हेल्दी जो हमारे हेल्दी कार्ब्स हैं वो हमारे इस जो फूड ग्रुप्स में जो हमारे राइस आते हैं उससे मिलते हैं। शुगर पेशेंट्स का ये एक मिथ्स है कि वो राइस नहीं यूज़ कर सकते, वो बिल्कुल राइस खा सकते हैं। अच्छा। जी, कुक्ड 1/2 कप उनकी भी रिक्वायरमेंट हम उतनी ही है, लेकिन वो भी यही बात आती है कि दिन में एक बार और दोपहर के खाने में, रात के खाने में।
क्योंकि इस चीज का ख्याल रखा जाए, मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारा दिन में तेज होता है, तो वो इजीली डाइजेस्ट होता है। तो शुगर पेशेंट्स आराम से चावल खा सकते हैं। ब्राउन राइस हम रेकमेंड करते हैं। अच्छा। लेकिन फिर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि ब्राउन राइस की प्राइस हाई। लेकिन अगर हम देखें तो हमारा डिफरेंस है, जैसे अगर आपके 1 kg 220 का हमारे पास राइस आ रहा है, तो हमारा जो ब्राउन राइस है वो 300 तक का आ जाता है पर केजी की मैं बात। अच्छा, सही। अच्छा अदिया, एक ये भी बड़ा माइंड है जी, पुराना चावल हो या बासमती राइस आप इस्तेमाल कर रहे हैं बिरयानी के लिए, फलाने किस्म का चावल होना चाहिए, तो ये जो पुराने चावल वाला कॉन्सेप्ट है, ये क्या मिथ है? वही ना, जैसे जैस्मीन राइस है, पुराना चावल है, और मैंने आपको कहा ना, जितने उसको प्रोसेस से गुजारा जाता है, यानी उसे आप जितना फाइन किया जाता है, जितना उसको थिन किया जाता है, जितना पुराना, ये कॉन्सेप्ट है कि पुराना रखा हुआ चावल उसकी, तो वो बिरयानी या कुछ इस तरह की चीज़ उसके लिए यूज़ होता है बासमती बेसिकली। तो उसमें आपका जो है वो बहुत, क्योंकि खिले खिले चावल चाहिए होते हैं बिरयानी में, पुलाव में, तो जितना उसको आप कम उसको प्रोसेस, जैसे प्रोसेस आपका जो भी फूड है वो आपके लिए अनहेल्थी है, राइट? तो इसी तरह राइस में भी लिया जाता है कि जितना उसको प्रोसेस से गुजारा जाता है, उसको मजीद उसके हुस्न में इजाफा किया जाता है, तो उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बिल्कुल कम से कम तर होती जाती है। तो यही होता है कि और आप देखें, आपको जो आम वाइट बॉइल्ड राइस है उसमें नहीं कहते कि आप बासमती राइस या कोई ऐसा यूज करें। अच्छा, ये आपको रेकमेंड किया जाता है बिरयानी और पुलाव में। अच्छा दी, ये भी कॉन्सेप्ट हमें लोगों का गलत उनको प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए कि लोग समझते हैं कि जी चावल या तो आप बिरयानी या पुलाव में ही खा सकते हैं। चावल और भी बहुत सारे तरीकों से आप इंटेक कर सकते हैं। एग फ्राइड राइस बना सकते हैं, चिकन वेजिटेबल राइस बना सकते हैं, सिर्फ वेजिटेबल राइस बना सकते हैं, मसाला चावल बना सकते हैं आप। आपके पास बेशुमार हेल्दी ऑप्शंस हैं हमारे, जैसे रिक्वायरमेंट, हम कॉर्न बहुत हेल्दी है, भुट्टे के दाने, ठीक है। आप उसके साथ ऑलिव ऑयल में राइस बना सकते हैं। जो चने होते हैं, काले चने, काबली चनों का जो पुलाव होता है वो लोग बनाते हैं, उसकी प्रैक्टिस में, लेकिन हम काले चनों का पुलाव भी बना सकते हैं। अच्छा। बीन्स जो है हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। बीन्स की इंटेक हमारे लिए है कि हमें इतना डेली रिक्वायरमेंट है, हमें प्रोटीन्स लेने हैं। तो अगर आप दाल चावल नहीं बना, हम बीन्स के साथ, रेड बीन्स या ब्राउन बीन्स या बीन्स के साथ हम मुख्तलिफ किस्म के उनसे भी चावल बना सकते हैं, लेकिन मिनिमम फैट, ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा ऑयल करना है कि ऊपर से शाइन आए, और जिस तरह बिरयानी भी होता है कि ऊपर से शाइन आए खूबसूरत। अब वही चीज़ थोड़ी जिस तरह मैं बनाती हूँ, वेजिटेबल राइस हो गए, मिक्स वेजिटेबल राइस हो गए, हल्के से हल्का फैट, हल्के ऑयल के, कम ऑयल के साथ आप इस तरह की डिफरेंट चावलों की डिशेस बना सकते हैं, बहुत ईजीली बना सकते हैं। सही है, ठीक है अदिया, बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर। तो अब जो भी खा रहे हैं, अच्छा मैं फिर वो बात करूँगी कि जो भी मुराद, यानी चावल जिस भी फॉर्म में खा रहे, क्वांटिटी आपने मेंटेन रखनी है, एक पोर्शन आपने मेंटेन रखना है। मेरा जो अपना भाई है ना छोटा, वो सुबह के टाइम, दोपहर, रात, उसको जितनी मर्जी दफ़ा बिरयानी दे दें, भले से 2 दिन पुरानी बिरयानी दे दें, वो खा लेता है। ऐसा नहीं करना आपने। फिर जो आप वेट गेन करते हैं, वो आप कहते हैं जी हमने तो पोर्शन उतना ही लिया था। जब दिन में आप 3 दफ़ा चावल खाएंगे तो वो पोर्शन कहाँ आपका उतना रहेगा, वो 3 दफ़ा का पोर्शन जो है आपकी बॉडी को ज़्यादा हिट करेगा। तो जब भी आप चावलों का इंटेक करें, एक रूटीन बना लें कि अच्छा डेली जो लोग खाने वाले हैं, हमने या तो लंच टाइम में ले लेना है, या फिर हम लोगों ने अपने डिनर टाइम में जो है चावल ले लेना है। उसका पोर्शन, अगर आपको लग रहा है आप वेट गेन कर रहे हैं तो उसका पोर्शन कम कर दें। और चावलों की सिर्फ बिरयानी नहीं बनती, चावलों का सिर्फ पुलाव नहीं बनता, एग फ्राइड राइस भी बन रहे होते हैं, मसाला चावल भी बन रहे होते हैं, चिकन वेजिटेबल भी बन रहे होते हैं, राइस सिर्फ वेजिटेबल राइस भी होते हैं। इसके अलावा जैसे अदिया बता रही थी कि जो कॉर्न्स डाल के भी आप जो है वो राइस बना सकते हैं। डिफरेंट तरीक़ों से राइस को बना के जो है आप उस तरीके से इंटेक ले सकते हैं आप, ताकि आपकी जो बॉडी की एक नीड है डिफरेंट हेल्दी चीज़ों के हवाले से वो पूरी हो सके, और आप जो है वो मोटापे की तरफ भी ना जाए। अब जरा आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। आजकल लड़का और लड़की दोनों शादी के बाद दूसरे मुल्क शिफ्ट होने की ख्वाहिश रखते हैं। अच्छा, ये कोई गलत बात भी नहीं है कि आप सोचते हैं कि जी आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, या आप किसी बाहर के लड़के से शादी कर लें, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि हमारी जो बच्चियाँ, जो हमारी लड़कियाँ होती हैं, वो ये ख्वाब देखती हैं कि बाहर के किसी लड़के का रिश्ता आ जाएगा ना, भाई लाइफ सेट हो जाएगी। ऐसा रिश्ता अब देखा जाता है जो कि बच्चियों को बाहर ले जाए, या फिर लड़के वाले ये डिमांड करते हैं कि हमारा बेटा
बाहर सेट करवाएं या फिर वो पढ़ेगा या बाहर जाके जॉब करेगा जी तो आप ही की बेटी के लिए अच्छा होगा। नेशनैलिटी के चक्कर में लोग सिर्फ पैसा देखते हैं या फिर शक्ल सूरत को भी तरजीह दी जाती है, कुछ घर की वैल्यूज को भी तरजीह दी जाती है, कुछ रख रखाव को भी तरजीह दी जाती है। अब बहुत सारे सवालात जहन में आते हैं। अब इन सवालात का जवाब जानने के लिए मैच मेकर शाजिया रहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक लड़की ये सोच रखती है कि जी उसका जो रिश्ता है वो किसी बाहर वाले लड़के से हो जाए जो कनाडा, अमेरिका, यूके, दुबई कहीं पर भी जॉब कर रहा है, अच्छा कमा रहा है। क्या उसकी सोच मटेरियलिस्टिक है, क्या वो सेल्फिश है या वो अच्छा सोच रही है? अच्छा अब ऐसा कम हो गया। अच्छा ऐसा कम हो गया। अच्छा लड़कियां ये नहीं सोचती? लड़कियां ऐसा सोचती थी बट जब उनकी कजिन्स की फ्रेंड्स की शादियां वहाँ हो गई और उनको जाके पता चला कि जी ड्राइविंग भी खुद करनी है, ढोल जो है वो सुहाने हैं। एवरी ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। तो उनको पता चला जी कुकिंग भी खुद करनी है, मेड भी नहीं है, जॉब भी ज़रूर करनी है, स्टडीज़ अगर कंप्लीट करनी है तो उसके साथ भी जॉब करनी है, मियाँ के साथ टाइम भी कम स्पेंड करने को मिल रहा है। पाकिस्तान में वेकेशंस पे आने के लिए आपको पूरे साल सेविंग्स करनी पड़ती हैं। तो डिपेंड करता है कि अगर आपका ख़ुद का प्रोफाइल उसको जस्टिफाई करता है कि अगर आप बाहर कहीं पढ़ने के लिए गए हैं या आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहीं के हैं तो फिर तो अगर आप कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान आ गए कुछ साल के लिए बट हमें वापस जाना है तो वो जस्टिफाइड है, वो मटेरियलिस्टिक अप्रोच मुझे नहीं लगती। अच्छा। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि जी मुझे डॉलर्स और वो पाउंड्स और मुझे मतलब वहाँ की एक चमकती दमकती दुनिया में एंटर होना है और मुझे पासपोर्ट चाहिए और मुझे इसलिए शादी करनी है तो फिर ये मटेरियलिस्टिक अप्रोच है। अच्छा आजकल मुझे बताएं शाजिया क्या रुझान है, पेरेंट्स इस चीज़ को प्रेफर करते हैं या खुद डिमांड करते हैं, कहते हैं शाजिया अच्छा देखिए जो रिश्ता दिखाएंगे ना वो बाहर का लड़का होना चाहिए? डिपेंड करता है। कुछ पेरेंट्स ने ऑप्शन जो है ओपन रखा होता है, वो ये कहते हैं कि यहाँ अच्छा लड़का मिले पाकिस्तान में आपको या बाहर मिले जहाँ पे भी हो। कुछ लोग ये कहते हैं सिर्फ और सिर्फ बाहर का, और बाहर में भी सिर्फ कनाडा का। क्यों? क्योंकि हमारे बेटे वहाँ रहते हैं। यूके का क्योंकि हमारे भाई वहाँ पे रहते हैं, इन्वेस्टिगेशन ईजी होंगी। या लड़की के पास कोई एक रिलेटिव होगा मैटरनल साइड से या पैटर्नल साइड से या कोई भी क्लोज रिलेशन में होगा तो बिल्कुल ये नहीं होगा कि बच्ची वहाँ पे अकेली है। अच्छा लड़के वाले अक्सर मैंने देखा है कि मतलब ऐसी मूवीज भी अब बनना शुरू हो गई जिसपे ये कहा जाता है जी कि हमारा बेटा बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है, हम आपसे जहेज की डिमांड नहीं कर रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बच्चे की पढ़ाई का खर्चा आप उठा लें तो भाई वो अगर बच्चा हमारा पढ़ जाएगा तो आप ही की बेटी ऐशो आराम करेगी। ऐसा कोई केस आपने देखा है? ऐसा भी केस देखा है। अच्छा। बिल्कुल देखा है। और इसके ऑपोजिट लड़की वालों की भी ये डिमांड देखी है कि एक लड़की यहाँ से गई दुबई और निकाह की सारी डिटेल्स तय हो गई, सब कुछ हो गया, इवन ड्रेस लेके गई। 3 से 4 साल पुरानी बात है। निकाह से एक दिन पहले जब उनकी आमने सामने बात हुई तो वो लड़की की वहाँ बहुत अच्छा, बहुत वेल सेटल था और बहुत अच्छी वहाँ पे उसकी जॉब थी। लेकिन जब बात हुई तो उसने कहा कि वो जो अपना BBA है वो कंटिन्यू वहाँ पे करेगी क्रेडिट आवर्स लेके दुबई में। तो उसने कहा ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं 2 घंटे की ड्राइव करके उसको ड्रॉप करने जाऊँगा, फिर पिक करने जाऊँगा, फिर यहाँ यूनिवर्सिटी का इतना खर्चा है कि मैं नहीं समझता, अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा। तो उस बात पे आप यकीन करें वो शादी निकाह ख़त्म हो गया, वो लड़की वैसे ही वापस आ गई। तो लड़के वालों की तरफ से ये डिमांड तो कम देखने में आती है। मतलब वंस इन अ ब्लू मून आप कह सकते हैं कि ऐसा कोई है कि ख़र्चा आप बर्दाश्त कर लें, क्योंकि अगर वो इतनी अच्छी जगह पढ़ रहा होगा तो वो लड़की वालों के आसरे पे तो पढ़ नहीं रहा होगा, जाहिर है। अब वो उसकी तरफ से हाँ अगर उनको कोई बहुत वेल टू डू फैमिली मिल जाए और जो बोले कि हमारी बच्ची भी पढ़ रही है, भाई हमें कोई मसला नहीं है, हम दामाद की भी देख लेंगे, या फर्दर स्टडीज़ के लिए वो बोलें कि जी हम चाहते हैं कि MPhil कर ले या कोई और चीज़ स्पेशलाइजेशन कर ले, तो जब तक ये जॉब नहीं करे हम सपोर्ट कर देंगे। या ऐसा भी होता है लड़कियां जॉब कर रही होती हैं, लड़के कंप्लीट कर रहे होते हैं चीज़ें, तो डिपेंड करता है। अच्छा शाजिया अक्सर मैंने देखा है ख़वातीन जो कि सेकंड मैरिज की तरफ जाती हैं वो ये चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करती हैं कि यार बस अब पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तानी मर्द समझ नहीं अब बाहर शादी करनी है। तो वो जो बाहर शादी करनी है, अच्छा ठीक है एक मैरिज आपकी जो है वो अच्छे तरीके से नहीं चल पाई, ये टूट गई, अल्लाह ताला की रज़ा थी, अल्लाह की मर्जी थी।
तो उन खवातीन को बाहर से आसानी से रिश्ते मिल जाते हैं? बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा। एक तो वजह, या आई एम सॉरी बट ये फैक्ट है कि पाकिस्तानी मर्द की मेंटालिटी और बाहर की मेंटालिटी काफी सॉर्टेड आउट होती है। बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे आप डिवोर्स को एक टैबू समझते हैं कि औरत के या बच्चे हैं तो उस औरत से शादी नहीं करेंगे। बाहर के मर्दों के ये इश्यूज नहीं होते। अच्छा। तो इस वजह से, और दूसरा वहाँ पे वो टिपिकल मेंटालिटी नहीं है ना कि गोरी रंगत और ऐसी रंगत, और अगर मर्द की भी डिवोर्स है तो वो क्या कि मुझे सिर्फ अनमैरिड लड़की चाहिए या बच्चे नहीं हो। तो मूवी तौर पे अगर देखा जाए तो अगर चाहे लड़की की डिवोर्स अल्लाह ना करे किसी यंग एज में हो गई या 35 में हो गई या 40 में हो गई, वहाँ क्या मर्द, अगर यहाँ के आप 60 साल के आदमी की बात करें तो आप कहेंगे बाबा जी ने क्या करना है। वहाँ पे ऐसा कोई तस्वुर नहीं है। तो वो कहता है कि मुझे फिट, हेल्दी, अच्छी ऐसी बंदी जो मेरे साथ मूव कर सके, एक अच्छी कंपेनियन साबित हो। वहाँ की औरत को प्रेफर इसलिए नहीं करते कि वो वहाँ की औरत भुगत चुके होते हैं। तो दोनों तरफ ये होता है, तो दोनों ने बहुत कुछ सीखा हुआ होता है। और अगर औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक मेन फैक्टर ये भी होता है कि फाइनेंशियली स्टेबल होता है वहाँ का मर्द। सही। तो वहाँ कभी कभी औरत के जहन में ये चीज़ भी होती है, इवन जो लोग मेरे पास रिश्ते पे आते हैं, कि खुदा ना खास्ता अगर ये शादी नहीं चली तो वी विल हैव द पासपोर्ट। ओके। सो बैक साइड पे आपके माइंड में ये होता है कि बैक ऑफ द माइंड कि अच्छा अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हुआ तो कोई बात नहीं, व्हाट्स अ बिग डील। तो ये सारे फैक्टर फिर आप कह सकते हैं मटेरियलिस्टिक अप्रोच है ये सारा कुछ, क्योंकि कैलकुलेशन सेकंड मैरिज में देखिए हमेशा से कैलकुलेशंस होती हैं। सेकंड मैरिज में आप कभी भी जंप नहीं करते, क्योंकि पहली शादी का जो खौफ है, जो ट्रॉमा है, उसने आपको बहुत ज़्यादा सर्कमस्पेक्ट कर दिया होता है। आप बहुत मोहतात हो जाते हैं, आप ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, और आप बहुत सारी चीज़ें कह रहे होते हैं कि पहली शादी की तरह आप इतने कुछ डिवोटिंग नहीं होंगे, या आप ये नहीं होंगे कि अच्छा जी मैं अगर अर्न कर रही थी तो मैं सारा कुछ मियाँ को या सास को दे दूंगी या बच्चों पे। तो अपने लिए इंसान थोड़ा सा ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है, मोहतात हो जाता है। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं शाजिया, इस वक्त जो हम आपने फाइनेंशियली बात की ना कि फाइनेंशियली स्टेबल, तो पाकिस्तान में तो जो इस वक्त हालात चल रहे हैं वो मैं कल देख रही थी सोशल मीडिया पे, इतनी मीम सी कि अल्लाह ताला हमें उठा और यूरोप में फेंक दे, या पाकिस्तान में रहने पासपोर्ट के लिए आपने लाइन नहीं देखी, पाकिस्तान में रहने की भी पैसे नहीं और पाकिस्तान से बाहर जाने की भी पैसे नहीं। तो डॉलर इतना आप देखेंगे कितना महंगा हो गया है पाकिस्तान में, जो सब फाइनेंशियल इश्यूज लोगों के चल रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमी का हाल है, तो उसमें तो यकीनन लोग चाहेंगे कि भाई आपको बाहर का अच्छा रिश्ता मिले और आप बाहर जाएं। अच्छा बाहर के रिश्तों में देखें एक प्रॉब्लम ये हुआ कोविड के बाद से, बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ भी सीखी कि हमारी बेटी आ नहीं सकी, अल्लाह ना करे, जो भी खुशी गम जो भी प्रॉब्लम्स हुए, 2 साल आप शक्ल देखने को तरस गए। तो और दूसरा ये कि काफ़ी सारी कंट्रीज में डिफ़िकल्ट हो गया वीज़ा या PR या जिस बेसिस पे भी आपका स्पाउस जा सके। तो आपको अगेन एक डर लग रहा होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया बहुत टफ हो गया था तो लोग सुनते ही मना कर देते थे हमें ऑस्ट्रेलिया के लड़के से नहीं करनी या लड़की से नहीं करनी, प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब अवेयरनेस इतनी ज़्यादा आ गई है कि जब भी आप किसी कंट्री की बात कर रहे होते हैं तो वो लोग कहते हैं कि नहीं यहाँ पे नहीं, हमें यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे बहुत वेट करना पड़ेगा। अभी आपसे ज़्यादा उनको पता होता है कि अच्छा जी US के वीज़े में इतना टाइम लगेगा। तो अब इतना ज़्यादा कोई रुझान नहीं है कि अब पाकिस्तान के हालात के बाद तो आप मतलब चाहे जो भी है अब क्या चाकीवाड़ा में रहें या कराची में रहें, इट्स सेम। लेकिन ये है कि अगर इस वक्त लोग ये ज़रूर सोच रहे हैं कि जो आपकी जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन, उसके लिए अगर आप जैसे हमेशा से सोचते आए कि हमारा तो टाइम गुजर गया, लाइक अगर हमारी बेटी अभी 18 की है तो 2 साल बाद ये चीज़ें होगी, या जो बच्चियाँ वहाँ स्टडीज़ कर रही हैं उनके जहन में ज़रा से भी था कि वो पाकिस्तान मूव कर जाएंगे, उनके अब मैसेजेस आ गए पेरेंट्स के कि नहीं UK में ही देखिएगा, दुबई में ही देखिएगा, कनाडा में ही देखिएगा, पाकिस्तान का अब मत सोचिएगा। वैसे भी जो लोग बाहर रहते हैं उनको ये लगता है कि हमारी बच्चियाँ यहाँ की जो भी इंटरनल पॉलिटिक्स है, घरों की या चीज़ें, इनमें कॉप अप नहीं कर सकती, मेंटालिटी में हमारी बच्चियाँ बहुत सीधी होती हैं। और टू सम एक्सटेंट ये सही है, जो पाकिस्तानी माशरे में एक ब्रॉडअप बच्चे होते हैं, इवन आप उनको बात करते हुए भी देखें, और वो जो बाहर के बच्चे आए हुए होते हैं आपके अपने रिलेटिव्स में चीज़ें, तो उनको बाकी दुनिया की हर चीज़ पता होती है, बट ये जो हमारी पाक
इंडो उसकी जो पॉलिटिक्स है स्टार प्लस वो नहीं आती उनको। सही, ठीक है। अच्छा शाजिया, एक सवाल हमारे पास आया जी कि जो बच्चियां बाहर चली जाती हैं, आने के बाद भी उन बच्चियों को जो है अच्छा ससुराल नहीं मिलता, बाहर के लोगों की भी मेंटालिटी होती है कि बस इन्हें मासियां बना कर रखना है। इसमें मैं आपसे जवाब ज़रूर लूँगी, लेकिन एक ब्रेक भी लेनी ज़रूरी है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। जी, हम ब्रेक पर जाने से पहले शाजिया से बात कर रहे थे जी कि बच्चियां जो कि ये चाहती हैं कि जी उनकी शादियां बाहर हों, उसमें बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी बच्चियों के साथ फ्रॉड हो जाते हैं, शादियां टूट जाती हैं, कुछ बच्चियां तो बेचारी वहाँ पे फंस जाती हैं। शाजिया, मुझे ये बताएं कि ऐसा कोई केस आपकी नज़र से गुजरा है कि जी शादी हो गई, बच्ची वहाँ पर गई सुहाने सपने लेकर, लेकिन तस्वीर उल्टी नज़र आई, वहाँ पर जो सास है उसकी मेंटालिटी पाकिस्तानी सास के मुकाबले में भी टिपिकल आपको नज़र आ रही है? ये भी होता है, और जिस वक्त लोग बाहर के रिश्ते के लिए अपने बेटे की बात कर रहे होते हैं तो वो वहाँ पे शादियाँ क्यों नहीं करते, उसकी वजह ये होती है कि वहाँ की लड़कियों के लिए तो कोई चार्म नहीं होता यहाँ के पाकिस्तानी प्रोफाइल में जो मिक्स होता है, ठीक है, तो वो तो उनके लिए बिल्कुल घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है। तो वहाँ की कुछ ख़वातीन की सास मेंटालिटी ये होती है कि जी ऐसी लड़की हो जो जॉब भी करती हो, ऐसी लड़की हो जो घर भी संभाले, हमारे घर का ये माहौल है, मतलब बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। ऐसा एग्जैक्टली तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ जो बच्चियाँ जिनकी शादियाँ ख़त्म हो गई हैं, ऐसे कुछ केसेस आए और जो पता चला कि वहाँ पे गए, शादी हुई, इवन रिलेटिव्स भी थे, फ्रॉड नहीं निकला, लेकिन बाइपोलर था, मारते थे। इवन बाहर की कंट्रीज़ में आप सोचें कि मारने पीटने का, जिसमें आप फ़ौरन कॉल कर सकते हैं, वहाँ पे इतना डरा के रखते, पासपोर्ट्स ले लेते हैं बच्चियों के सबसे पहले जाते ही। तो इस तरह के केसेस तो हाँ देखने में आए, ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बाहर के सारे रिश्ते अच्छे हैं या यहाँ के सारे ही लोग बुरे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा शादी, जैसे आपने बात किया कि दबाव में रखा जाता है या पासपोर्ट आपका ले लिया जाता है, रिसेंटली मेरी नज़र से एक खबर गुजरी थी, इंटरनेशनल मीडिया पे खबर ब्रेक हुई थी कि जी बच्ची शादी होकर जाती है और फिर उसको इतना ज़्यादा प्रेशर में रखा जाता है, उसको मारा पीटा जाता है, इस हद तक वो चीज़ पहुंच गई थी कि फिर वहाँ की अदालत से उसको रुजू करना पड़ा। तो इस सिचुएशन में कुछ खवातीन तो हिम्मत करके कर लेती हैं, लेकिन कुछ खवातीन नहीं कर पाती। घर वाले ये कहते हैं कि बेटा अब चली गई हो, ज़रा ख़ानदान की इज्जत का ख्याल कर लो और जैसा भी रख रहा ना मियाँ रह लो। उसमें आई थिंक उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो कि पीछे पेरेंट्स को या आपके भाई हैं या आपकी जो बैक पे फैमिली, उसको देनी चाहिए। सपोर्ट बिल्कुल देनी चाहिए। कभी कभी ये भी होता है कि आप समझा रहे होते हैं, आप उसको पुश कर रहे होते हैं कि तुम हिम्मत कर लो, कुछ भी नहीं होगा, बट वो बच्ची अंदर से इतना डर चुकी होती है और सहम चुकी होती है। और ऐसे भी मैंने केसेस देखे हैं कि जब टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस होती हैं, वीडियो कॉल्स होती हैं, हस्बैंड और इन लॉज बैठे हुए होते हैं, अब घर वालों को तो नहीं पता कि क्या बात हो रही है, वो सब अच्छे की ही रिपोर्ट देनी पड़ती है। तो घर वालों को चेक तो डेफिनेटली देखें, एक चेक तो शादी से पहले आपको सारी इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए। उसके बाद आपको वहाँ पे, जो मैं अभी आपसे बात कर रही थी कि कोई भाई, कोई बहन, कोई रिलेटिव, कोई ना कोई होना चाहिए जो विजिट करता रहे। ब्लाइंड ट्रस्ट आप बाहर के रिश्तों के सिलसिले में किसी पे भी नहीं कर सकते, भले से आपके अपने ही रिश्तेदार, आपके इवन अपने रिश्तेदार भी हो, अगर आपको लगता है आप क्रॉस चेक ज़रूर रखें कि ये नहीं हो कि अल्लाह ना करे कि जी आपके पास कॉल आ रही हो कि आपकी बेटी को जो है या तो पुलिस लेके चली गई, कोई केस हो गया, वो रोड पे घूम रही थी, परेशान है और वो उसका अपना मेंटल जो भी हेल्थ है वो इतनी अच्छी नहीं है, फिर वो वहाँ पे ये कहते हैं कि अच्छा जी ये इसके साथ ये प्रॉब्लम था, इस वजह से हमने ऐसा किया, ये कर रही थी या ये वो कर रही थी, यू नो एक्सक्यूजेस ढूंढ लेते हैं। तो बट वो डेफिनेटली पता होता है, आप हर दूसरा जब आपकी बच्ची बाहर जा रही हो, यहाँ भी शादी हो रही है, आपको सारी चीज़ें उसको बतानी चाहिए कि ये नहीं कि जाते ही गोल्ड दे दो आप अपना, ये नहीं कि जो अम्मा अब्बा ने पैसे दिए थे वो सारे पैसे उठा के दे दो, कोई ना कोई चीज़ अपनी, कोई ना कोई सिक्योरिटी अपना बाहर वापस आने का रास्ता रखना चाहिए। अपने डॉक्यूमेंट, कितने ड्रामे दिखाते हैं हमें, कितनी मूवीज़ में दिखाते हैं कि जी पासपोर्ट अपने पास रखिए, अपनी चीज़ें, तो बाहर के रिश्तों में ये सारी चीज़ें होनी की ज़रूरत है। सही है। अच्छा शाजिया, एक और चीज़ जो कि देखने में आई है कि ठीक है जी, अच्छा रिश्ते हुए, अब बताया गया जी कि लड़का बाहर कमाता है, बाहर जॉब करता है, बहुत अच्छा कमाता है। हाँ, स्पेशली अगर मैं मिडिल ईस्ट की बात करूँ जी, जो ड्राइवर्स हो गए वहाँ पर या जो प्लम्बर्स हो गए, ऐसी जॉब कर रहे होते हैं।
अब वो बेचारा कमा इतना रहा है कि लमसम अपने घर का ही पूरा कर रहा है। अब जब बीवी आ जाती है एक और बंदा ऐड हो जाता है और वो एक ऐसे अपार्टमेंट ले रहता है जहाँ वो 10 लोगों के साथ या 5 लोगों के साथ एक अपार्टमेंट शेयर कर रहा होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब बीवी पाकिस्तान में है, फिर आपके 1 2 3 बच्चे भी हो गए, फिर मियाँ वहां पर है, या तो 4 महीने बाद उसे छुट्टी मिलेगी तो वो आएगा, 6 महीने बाद छुट्टी मिलेगी, या साल भर बाद आपको छुट्टी। जैसे हमने कोविड में देखा कि छुट्टी मिलेगी तो भाई तब मियाँ तशरीफ लाएंगे। तो इस तरह के रिलेशनशिप भी ज्यादा देर नहीं चल पाते। यहाँ पर फिर बीवी की डिमांड होती है कि या तो मुझे तुम वहां बुला लो, मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ रह सकती, या फिर तुम यहाँ पर आ जाओ। तो ये या तीसरी कंडीशन ये होती है कि खर्चा इतना ज्यादा दो कि मैं जहाँ भी रह रही हूँ मेरे अम्मा अब्बा का अलग हो, या ये, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बात करें। अच्छा, ऐसा हम जो बात कर रहे हैं कि अगर जॉब्स ऐसी हैं, ऐसा इसके अलावा भी है जिनकी जॉब्स बहुत अच्छी हैं। बहुत सारे लोगों का ये सिलसिला भी होता है कि वहाँ पे भी उन्होंने पासपोर्ट के लिए शादी करके रखी हुई होती है। अच्छा। अब वो यहाँ से बीवी तो लेके जा नहीं सकते, लेकिन वो बीवी क्योंकि पहले से शादी की हुई होती है, बच्चे होते हैं, कभी खानदान से होती है, कभी कोई और, इवन लव मैरिजेस भी होती हैं, तो वहाँ जाके वो उसको, वो पेपर मैरिज होती है, कभी पेपर मैरिज नहीं होती है तो कोई और होती है, तो वो आ नहीं सकते, या वो दूसरी बीवी को उस तरह से वहाँ पे रख नहीं सकते क्योंकि लीगल नहीं है। तो फिर ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो यानी आप बाहर का रिश्ता देख के जितनी आप चाको समझते हैं ना कि आपकी चमकती धमकती जिंदगी होगी, एक्टिव जिंदगी होगी, ऐसा नहीं होता। उसमें भी बहुत सारे झोल होते हैं जिन्हें देखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बेहद शुक्रिया शाजिया, हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। अब जरा आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि क्या यूट्यूब पर चैनल बनाकर पैसे कमाना आसान है? क्योंकि आजकल हर कोई यूट्यूबर बना हुआ है, हर कोई मोटिवेशनल स्पीकर बना हुआ है। यूट्यूब पर चैनल मोनेटाइजेशन के नाम पर कैसे फ्रॉड किया जाता है? यूट्यूब कामयाब होने के लिए इसकी साइंस को समझना बेहद ज़रूरी है, और यूट्यूब की नई अपडेट्स क्या है, ये सब शायान सलीम अपनी रिपोर्ट में हमें बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो का टॉपिक कुछ डिफरेंट है। यूट्यूब पर कामयाबी का राज क्या है? क्योंकि हमने देखा है कि बहुत से लोग कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं मगर वो शिकवा करते हैं कि वो कामयाब नहीं हो रहे हैं, उनकी व्यूज़ हैं जो वीडियोस पर वो नहीं आ रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं? और ऐसा भी होता है कि फ्रॉड भी हो जाता है। लोग शॉर्टकट की तलाश में चैनल मोनेटाइज करवाने के लिए पैसे दे देते हैं किसी को, और फिर वो पैसे ज़ाया हो जाते हैं क्योंकि वो रियल वॉच टाइम नहीं होता। इस तरह के फ्रॉड्स और बहुत सी बातें हैं, हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस स्टूडियो में हैं टेक यूट्यूबर हैं पाकिस्तान के मशहूर तनवीर असगर। इनसे पूछेंगे कि क्यों लोग फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो YouTube ने एक पॉलिसी रखी है कि आपने 1 साल के अंदर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटों का वॉच टाइम कंप्लीट करना है। इसके पीछे बेसिकली रीज़न ये है कि जब आप YouTube के ऊपर नए नए आते हैं, आपको काम करना नहीं आता है, कैमरे को फेस करना नहीं आता है, बोलने का तरीका नहीं आता है, तो ये 2 चीज़ें कंप्लीट करते करते आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप चीज़ें सीख जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये होता है कि लोग आते हैं मार्केट के अंदर और ये चीज़ें सेल आउट कर रहे होते हैं। तो देखें, मैं मतलब इनको जवाब में यही कहता हूँ कि कामयाबी कभी ख़रीदी नहीं जा सकती है। पैसे देकर अगर ये चीज़ें आप ख़रीदते हैं तो वो चीज़ें आपको जो मिलती हैं, सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम, तो वो बेसिकली फ़ेक होता है। वो जो 1000 सब्सक्राइबर्स हैं वो डमी हैं। मतलब अगर आप उसके बाद वीडियो अपलोड करते हैं तो उन 1000 में से एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो आपकी वीडियोस को आकर देखता हो। अब YouTube कहते हैं कि किसी बच्चे को मार दाड़ की वीडियो आप YouTube के ऊपर अपलोड ना करें, खून खराबे की वीडियो अपलोड ना करें, या फिर हमारे यहाँ जो किसी की लीक्ड ऑडियो आ जाती है, लीक्ड वीडियो आ जाती है सियासतदानों की या किसी की भी, तो वो उठाकर YouTube के ऊपर अपलोड कर देते हैं। तो YouTube इन सारी चीज़ों से मना करता है क्योंकि बेसिकली ये सारी आती हैं वायलेशंस के अंदर। तो बेसिकली हमारे यहाँ जो लोग जिनके चैनल मोनेटाइज नहीं होते हैं वो YouTube की पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। 1000 व्यूज़ जिनके ऊपर एड्स चला है उनके एडवर्टाइज़र कितने पैसे दे रहा है, ये आपका CPM है, ठीक है। और उसके बाद अगर RPM की बात की जाए तो RPM ये होता है कि आपके 1000 व्यूज़ आते हैं, 1000 व्यूज़ के ऊपर आपको YouTube कितने पैसे दे रहा है, अपना शेयर वगैरह सारा कुछ काट पीट के, जो उनका शेयर है मतलब 45% का और 55% वो यूट्यूबर को देता है। तो RPM का मतलब ये है 1000 व्यूज़ के ऊपर आपके कितने डॉलर्स बन रहे हैं, ये आपका RPM है। तो अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो इस वक्त जो RPM चल रहा है वो $1 से नीचे चल रहा है। YouTube में क्या क्या नई अपडेट्स हुई हैं? जिस तरह एक तो सबको पता है कि शॉर्ट्स YouTube ने मोनेटाइज कर दिए हैं फरवरी से शायद। पहले तो ये था 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे, लेकिन अब तीसरी चीज़ ये लेके आया कि अगर आप 4000 घंटे पूरे नहीं कर सकते
तो पिछले 90 दिनों के अंदर 10 मिलियन व्यूज शॉर्ट्स के ऊपर अगर आप गेन करते हैं तो भी आप चैनल मोनेटाइज करवा सकते हैं, अगर आप 4000 घंटे लॉन्ग वीडियोस के ऊपर कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। तो नाज़रीन, आपने टेक यूट्यूबर हैं तनवीर असगर, इनकी बातें सुनी, किस तरह इन्होंने बताया कि फ्रॉड पाकिस्तान में यूट्यूब पर किस तरह किया जा रहा है। आपको लालच दी जाएगी कि आपके हम इतने सब्सक्राइबर्स इतने दिनों में कर देंगे, 4000 घंटे आपके पूरे हो जाएंगे, आप पैसे देते हैं। तो फ्रॉड से बचें और इस तरह के जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उनको भी खातिर में ना लें, मेहनत करें, अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाएं, यूट्यूब के प्रोटोकॉल को फॉलो करें, इंशाल्लाह आप भी यूट्यूब पर कामयाब हो जाएंगे। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट किसी वीडियो में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, जरा आगे बढ़ते हैं और गाजर के हवाले से बात करते हैं। सर्दियाँ आती हैं, हर दुकान पर हमें, सब्जी की दुकान पर हमें गाजरें नज़र आती हैं। फिर अम्मा हमें ये कहती नज़र आती है, गाजर का जूस पिया करो, हलवे खाया करो, गाजर से बनी बहुत सारी सब्जियां हैं। दूध गाजर का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। गाजर एक ऐसी सब्जी है जिससे बहुत से हमें फ़वाइद मिलते हैं, तिब्बी खसूसियात इसमें मौजूद होती हैं। गाजर को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से हमारी सेहत पर अच्छे जो असरात हैं वो मुरतब होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही विटामिन्स, मिनरल्स और ग़िज़ाई फाइबर से भरपूर होती है। इसके अलावा गाजर में एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद है वाफिर मकदार में, जिसकी वजह से गाजर में प्रोटीन और फैट नहायत थोड़ा होता है। और हम ये कहते हैं कि अगर आपने डाइट करनी है तो आप गाजर का जो पूरा बॉल है आप खा लें। गाजर के साथ आप डिफरेंट वेजिटेबल्स और भी ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। हकीम शाह नज़ीर इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम जानेंगे कि गाजर के क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं, किस वक्त गाजर खानी चाहिए, किस वक्त नहीं खानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ये बताएं कि गाजर सर्दियों में तो हर जगह आसानी से मिल जाती है और सस्ती भी होती है, तो गाजर जो है इसका कितना आपको पोर्शन दिन में लेना चाहिए, कितना इंटेक करना चाहिए, कितना फ़ायदा होता है आपकी बॉडी से? देखें 1 से 2 गाजर खानी चाहिए और इसके अलावा आप 1 गिलास जूस भी पी सकते हैं इसका। अच्छा। और इसके साथ चुकंदर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और जो गाजर के बेनिफिट्स हैं वो तो बेशुमार हैं, सर से लेके पाँव तक के काम आता है। ठीक है। ये बालों के लिए भी बहुत बेहतर है, चेहरे के लिए भी बहुत बेहतर है, जिगर के लिए बहुत बेहतर है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स के लिए बेहतर है, आपकी हड्डियों के लिए बेहतर है ये। सही है। और इसके अलावा हाजमे के लिए ये बहुत अच्छा है। और ये फुल फ्रॉम प्रोटीन होने की वजह से एक तो हाजमा बेहतर करती है, दूसरा ये है कि आपकी आम जिस्मानी कमजोरी को भी दूर करती है। और तीसरी चीज़ ये है कि छोटी आंत बड़ी आंत के जो मसाइल होते हैं, जैसा उसमें अल्सर हो जाता है या उसके जो गंभीर प्रॉब्लम्स होती हैं, ये उसको भी ठीक करने में मदद देती है, क्योंकि ये अल्सर को ख़त्म करती है ये। और साथ में जिगर को फ़ाल करती है, उसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाती है, खून बनाने की सलाहियत पैदा होती है, जिसकी वजह से जो कमज़ोरी हो रही होती है, बाज़ लोगों को बेख्वाबी होती है, नींद सही नहीं आ रही होती है, तो इससे ये है कि रात को अगर आप तकरीबन सोने से 1-2 घंटा पहले आप 1-2 गाजरें खा लें या इसका जूस बना के पी लें तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। अच्छा, रात के वक्त में आप गाजर खा सकते हैं? रात के टाइम पे तकरीबन बेड पे जाने से 2 घंटे पहले की बात। 2 घंटे पहले, लाइक अगर आप 10 बजे सोने जा रहे हैं तो आप 8 बजे खा लें आप। बिल्कुल ठीक है। और आप देखें आपको नींद भी बेहतर आएगी इससे, ये डिप्रेशन को भी कम करती है। और दूसरा ये हार्मोन्स को बैलेंस करती है। अच्छा। सिर्फ जैसे अक्सर लोगों के जैसे प्रोलैक्टिन डिसबैलेंस हो जाता है, FSH डिसबैलेंस हो जाता है, तो जिसकी वजह से ख़वातीन में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं। तो उस सूरत में आप गाजर के बीज ले लें, आप इसको साफ़ कर लें और इससे बारीक पाउडर बनाएं। आधी चाय वाली चम्मच, याद रखिएगा, आधी चाय वाली चम्मच सुबह निहार मुंह पानी से लें और ये कंटिन्यू 2 मंथ इस्तेमाल करें और अपने मखसूस आम के दिनों में से रोक दें। 2 महीने यूज़ करें, आप इंशाल्लाह ताला एक तो वेट भी कम होगा, दूसरा ये है कि जो गर्मी की शिद्दत फील हो रही होती है ये उसको भी दूर करती है। गाजर जो है SGBT बढ़ जाता है, तेजाबियत जिगर की बढ़ती है। मैं आपको इस वक्त रोक रही हूँ, मुझे ये बताएं कि गाजर के बीज कहाँ से मिलेंगे? पंसारी की दुकान से आसानी से। उसे कहने में गाजर के बीज चाहिए, तुख्मे गाजर मिल जाते हैं। तुख्मे गाजर आप लें और उसका आपने पाउडर बनाना है, आधा चम्मच। सही है। अच्छा, ठीक है। तो ये और भी किसी चीज के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं? गाजर के बीज सिर्फ इसी काम में आते हैं, FSH लेवल को बेहतर करती है ये। दूसरा जो गाजर है, चेहरे पे पिगमेंटेशन होती है, दाग धब्बे होते हैं, खड्डे निशान बन, और कलर जो है आपका या तो 2 टोन हो रहा होता है या तो पीला पीला लग रहा होता है, ये दोनों में काम आएगी आपके। अच्छा। आप जी हाँ, आप इसका तरीकाकार ये है कि 1 गाजर 1 चुकंदर दोनों की स्लाइस बना के मिक्स कर लें और दोनों को मिला के आप चम्मच के साथ खा लें। सुबह निहार पेट खाएं। आप कम से कम 45 दिन इस्तेमाल करें, आपका चेहरा सुर्ख हो जाएगा। गाजर और चुकंदर आधा ले लें, यानी 1 गाजर 1 चुकंदर दोनों को काट लें। ठीक है।
छिलके उतार के काट लें और मिक्स करके जैसे सैलेड खाते हैं ना, ऐसे ये खा लें सुबह निहार पेट। आप देखिएगा, एक तो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, दूसरा ये है कि चेहरे की शादाबी के लिए भी बेहतर है, खून की कमी पूरी होनी शुरू हो जाएगी और एक्टिव भी होना शुरू हो जाएगा। बच्चों को गाजर खिलाना कितना जरूरी है? देखिए बच्चों को ये तकरीबन हर उम्र के लोगों को खाना जरूरी है। हाँ, बच्चे खाते नहीं है ना, इतना मार खिलाना पड़ता है। नहीं, आप थोड़ी सी आदत डालेंगे। गाजर तो एक अच्छा जायका है, बच्चे खाते हैं। बॉयल करके बच्चों को देते हैं। बॉयल करके देते हैं। बाज़ लोग गाजर का मुरब्बा खाते होते हैं जो दिल दिमाग के लिए बहुत बेहतर होता है। अच्छा, सही है। तो हकीम साहब मुझे ये बताएं कि जब हम गाजर के मुरब्बे की बात करते हैं तो उसका भी इंटेक एक लिमिटेड आपको लेना चाहिए ना? जाहिर बात है, इसका कम से कम जो है वो 20 ग्राम आप खा लें। अच्छा, 20 ग्राम आप खा लें, इतना पीस होता है। सही है। और ये दिल और दिमाग दोनों के लिए बहुत बेहतर है। सही है, ठीक है। बाज़ लोगों को घबराहट की शिकायत रहती है ना, धड़कन तेज रहती है, तो ये उसके लिए भी बेहतर है। बाज़ लोगों को भूलने की शिकायत होती है, चीजें भूल जाते हैं, काम भूल जाते हैं, उसमें भी आप गाजर का मुरब्बा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जरा किचन में भी चलते हैं। हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं हकीम साहब जो कि चीज़ें भूल जाते हैं, काम करना भूल जाते हैं। हम चाहेंगे कि हम उनको जो है वो ये चीज़ें खिलाएं, गाजर के मुरब्बे खिलाएं। अच्छा जी, आज हमारे पास किचन में भी बहुत कुछ है गाजर के हवाले से बनने वाला है। वो क्या है वो ज़रा आज हम हकीम साहब से जान लेते हैं। तो बताएं ज़रा मुझे हकीम साहब, गाजर किचन में अगर आपके हैं तो आप क्या बना सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपने गाजर का पेस्ट ले लें। ठीक है। ठीक है, और उसमें ये अनार के फूल है। ठीक है। ये इसका पाउडर है। ये हमने लिया 1 चाय वाला चम्मच। ठीक है। ये संदल सफ़ेद पाउडर है, संदल की लकड़ी का पाउडर। ठीक है। ये है सफ़ेदा काशगरी। ठीक है। इन तीनों को आप अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसके अंदर हम डालेंगे ये कैमोमाइल, जिसे गुल बाबूना कहा जाता है। गुल बाबूना। गुल बाबूना। अच्छा, इसकी क्या मिकदार हो? ये 1 चाय वाली चम्मच। ये इसका पाउडर है। पाउडर निकाला हुआ है। सही है। ये उनके लिए मैं बना रहा हूँ जिनके चेहरे पे दाग, धब्बे, छाइयाँ, खड्डे, निशान, एक्नी के दाने हों या उसके निशान हो, या ओपन पोर्स हो रहे हों, वाइट हेड, ब्लैक हेड्स हो रहे हों, या चेहरे पे धब्बे बन रहे हों ब्लैक से, ऐसे बटरफ्लाई की तरह हो जाते हैं, माथा ब्लैक हो रहा होता है, ये उनको भी क्लियर करेगी। और इसका इस्तेमाल जो है अपने अर्के गुलाब में करना है। ठीक है। ऐसे नरम सा पेस्ट बनाएंगे आप। ठीक, जैसे आपके लिए मड मास्क होता है ना, लाइक आपने अपने फेस के लिए मास्क बना लिया, फेस की एप्लीकेशन के लिए। इस तरीके से आपने नरम सा मास्क बनाना है। ठीक है। और ये अपने फेस पे अप्लाई कर देना है, पूरे चेहरे पे लगा लें आप। सही है। 15-20 मिनट लगा रहने दें, फिर उसके बाद आप इसे पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। स्क्रब करके आप जो है इसको रिमूव कर लें। या अगर चेहरे पे दाने मौजूद हों तो फिर आप रब नहीं करेंगे, फिर चेहरा धो लेंगे आप। सही है। तो ये एक टाइम रोजाना करना है, सिर्फ 20-25 दिन इस्तेमाल करें। आपका कलर देखिएगा, जो 2 टोन चेहरा है वो 1 टोन हो जाएगा, स्किन हमवार हो जाएगी, ओपन पोर्स मिनिमाइज हो जाएंगे, व्हाइट हेड, ब्लैक हेड्स खत्म होंगे, और जो धब्बे बन रहे होते हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। कलर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा इससे, सफेद गोरे हो जाएंगे आप। अच्छा, ये आगे 2 वाटर जी बिल्कुल, मैं यही बताने लगा हूँ। देखें, आपने अक्सर देखा होगा लोगों की गर्दन काली हो रही होती है, बॉडी पे ब्लैक निशान बनते हैं, स्क्रिच मार्क्स कहते हैं इसे, और अजीब लुक बन रही होती है। ठीक है, तो ये उसको ठीक करने के लिए स्क्रिच मास्क जो बॉडी पे बन रहे होते हैं ये उसको खत्म करेगी। ये गाजर के बीजों का ऑयल होता है। अच्छा, ये भी पंसारी की दुकान से बिल्कुल मिल जाता है। ये 30 ml ले लें आप। सही है। और एलोवेरा ऑयल। ठीक है। ये आपने लेना है 100 ml। ओके, ठीक है, वो 30 ml लिया और ये एलोवेरा ऑयल 100 ml लिया। इन दोनों को मिला लें, आपकी बॉडी ऑयल तैयार हो गया। ये घुटनों से लेकर यहाँ गर्दन तक नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करें, गर्दन पे भी करें। 15 मिनट मसाज करना है, फिर रुक जाना है 15 मिनट और फिर वॉश कर लेना है। सही है। ये 1 टाइम रोजाना करना है। ठीक है। आपके इसी प्रोग्राम में लोगों की कॉल आएगी कि बहुत अच्छा था ये। चले, अब जब नेक्स्ट टाइम आएंगे ना हमारे पास हकीम साहब, हम लोगों की कॉल्स लेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्होंने पहले ये वाला काम किया तो आज जरा अपना फीडबैक दें। अच्छा, मुझे लास्ट में एक और चीज़ बताएं जरा हकीम साहब, समझाएं, क्योंकि हमने अक्सर ही सुना है कि जो गाजर का जूस है, जो गाजर से बनी, जैसे आप उसमें चुकंदर ऐड कर लें या सेब ऐड कर लें, तो ये जो गाजर, सेब, चुकंदर का जूस है, अफादियत वही रहती है, ये सिर्फ गाजर का जूस पी लेना आपके लिए बड़ा जरूरी है? गाजर के अंदर आयरन नहीं होता। ठीक है। तो जो सेब के अंदर आयरन होता है वो इसमें आयरन भी आ जाता है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चुकंदर में आयरन होता है, आप लोग इन तीनों को मिलाकर भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ABC जूस आजकल बहुत सारी जूस वाली शॉप्स पे हमें मिलता है, वो यही होता है। थैंक यू सो मच हकीम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। बड़ा ज़रूरी है भाई कि आप जब भी जो चीज़ खाएं आपको पता होना चाहिए कि उसका इंटेक कितना आपकी
बॉडी के लिए जरूरी है और किस टाइम पे। जैसे हमने गाजर का जिक्र किया ना, और हमने कहा जी गाजर बेड टाइम से 2 घंटे पहले आप खा लें। अक्सर लोग ये करते हैं कि सोते वक्त गाजर खा रहे होते हैं, ऐसा नहीं करना आपने, आपकी बॉडी के लिए हैवी होती है। नहीं बिल्कुल, देखें महक एक चीज़ बताऊं कि कभी भी आप कुछ भी खाएं, खाना खाएं, लेकिन कम से कम बेड पे जाने से 2 घंटा पहले खाएं, क्योंकि आप सारे काम अगर खाते ही जाके सो जाएंगे, एक तो हाइपरटेंशन होगी, दूसरा वेट बढ़ रहा होगा, डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और डिप्रेशन में रहने लग जाते हैं। तो इसलिए आप जिंदगी में वॉक किया करें आधा घंटा रोजाना। अच्छा। आप देखिए आपको एक तो नींद भी बेहतर आएगी, विटामिन डी भी कुदरती पूरा होने लग जाएगा आपका, और दूसरा आपको टेंशन डिप्रेशन भी नहीं होगी और शुगर होने से भी बच जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच हकीम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। जरा आगे बढ़ते हैं और जो हमारी कराची की ख़वातीन हैं उनके लिए एक बड़ा अच्छा इक़दाम उठाया है सिंध गवर्नमेंट ने। हमें पता है कि कराची में ट्रांसपोर्ट के जो मसले हैं बहुत ज़्यादा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मसले हल होना शुरू हो गए हैं। हमने देखा है जी कि ये जो मसले हल हुए हैं, इन मसलों की वजह से ख़वातीन बल्कि हर कोई जो है वो थोड़ा रिलैक्स हुआ है। पहले ग्रीन लाइन, फिर पीपल्स बस सर्विस, अब हुकूमत की जानिब से ख़वातीन के लिए पिंक पीपल्स बस सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है। ख़वातीन इस इक़दाम से बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब ये बस जो है ये कैसी है अंदर से, इसमें सफ़र मैंने किया, मैंने लोगों से बात की, ख़वातीन से जाना कि वो कितनी रिलैक्स है, तो ये सारा कुछ आपको दिखाते हैं। कराची में वैसे तो बहुत सारे मसले हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट ऐसा मसला है जिसका हर कोई हल ढूंढता नजर आता है। लेकिन हमने देखा है कि सिंध गवर्नमेंट ने इसके लिए अब इक़दाम करना शुरू कर दिए, स्पेशली ख़वातीन। मेरी वो बहनें, वो माएँ, वो बच्चियाँ जो कि सुबह के वक्त निकलती थी नौकरी के लिए, तो एक सबसे बड़ा मसला ये रहता था कि उनके लिए अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं थी। कभी कभी वो घबराती थी भरी हुई बस में सफ़र करने से, कभी कभी उनको सीट नहीं मिलती थी, कभी बस आती थी तो भरी होती थी और वो जो बस स्टॉप है वहाँ पर इंतज़ार करती रह जाती थी। लेकिन अब सिंध गवर्नमेंट ने उनके लिए कुछ अच्छा सोचा। हुआ ये कि कराची में पिंक बस सर्विस जो है वो चलना शुरू हो गई है। बड़ी ज़बरदस्त बात है कि इसमें सिर्फ ख़वातीन सफ़र करेंगी। ज़रा बस के अंदर का विजिट करते आ जाएं। अच्छा, मैं चाह रही हूँ मेरे कैमरामैन ज़रा अंदर आएँ और वो आपको व्यू दिखा सकें कि दोनों जानिब जो हैं वो सिर्फ ख़वातीन हैं और ख़वातीन के बैठने का बड़ा प्रॉपर निज़ाम है, यहाँ पर प्रॉपर इंतज़ाम है, यहाँ पर एसी यहाँ पर लगा हुआ है। सिर्फ ख़वातीन जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं, बहुत कंफर्टेबल अपने आप को फील कर रही हैं। अच्छी है माशाल्लाह, बस सर्विस अच्छा चलाया है, गाड़ी अच्छी चला रही है, एसी भी लगा हुआ है। किराया कितना है? किराया नहीं है। नहीं, ये देखें। अच्छा, 7 दिन के लिए, क्योंकि ये स्टार्टिंग है तो भाई 7 दिन के लिए किराया नहीं है, लेकिन उसके बाद जो है 50 रुपए किराया है और 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए कोई किराया नहीं है। 2 जो हैं वो खुसूसी अफराद के लिए सीट्स बनाई गई हैं। जब से ये गाड़ी स्टार्ट हुई है ना तब से सहूलत हो गई, काफ़ी सहूलत। हाँ, बहुत। अच्छा, एक बड़ी मज़े की चीज़ यहाँ पर ये है कि जब ये बस आपको रवां दवा नज़र आएगी ना सड़क पे, तो एक खुशी का एहसास होगा। वो एहसास क्या होगा जी कि हमारी जो माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी जो बच्चियाँ हैं बड़े महफूज माहौल में काम के लिए जा रही हैं। क्योंकि कुछ ख़वातीन सिर्फ इसीलिए काम नहीं कर पाती थी कि आने जाने का बहुत ज़्यादा मसला होता था उनके लिए, उनको घंटों इंतज़ार करना पड़ता था। फिर ऐसी बसेस होती थी जिसमें मर्दों की तादाद ज़्यादा होती थी और ख़वातीन जो है वो तो बेचारी या तो खड़े होकर जाती थी या अगली बस का वो इंतजार करती थी। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इवन कि मेरी सिस्टर अपनी गाड़ी खड़ा करके घर पे और जी मैं अपने स्टॉप पे मैंने खड़ी कर, मैंने कहा बस अभी यूं घूम कर आती हूँ। तो और भी माएँ हैं और भी बहनें। अस्सलाम वालेकुम माजी, कैसी हैं? अस्सलाम, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। हम जोड़िया बाज़ार जा रहे हैं। हमने कहा चलो ये फ्री सर्विस है 6-7 दिन के लिए, तो हमने कहा चलो घूम के भी आते हैं, सौदा भी ले लेंगे। इतनी महंगाई में बहुत अच्छा है और इसमें सफ़र करने में भी मज़ा आ रहा है, कोई वो नहीं है वरना धक्के खा के जाते थे। हाँ, शुक्र। फाइनली मैं हूँ बस ड्राइवर के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप सर? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल। कैसा महसूस करें, इतनी ख़वातीन को लेके जा रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, सबकी खिदमत कर रहे हैं हम। और सबसे बड़ी खुशी ये हुई है कि हमारे पाकिस्तान में ये सोचा गया और किया गया, उस पर अमल हुआ, हमारी लेडीज़ को भी रोज़गार मिला, हमें भी रोज़गार मिला।
इट्स रियली वेरी ग्रेट कि सुबह 7 से रात 11 बजे तक जो है ख़वातीन को इतनी ज़बरदस्त सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो ज़रा और हम ज़रा पीछे चलते हैं, वहाँ पर ख़वातीन क्या सोचती हैं उनसे जानते हैं। आ जाए ज़रा। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इट्स ओनली फॉर लेडीज़। ये सबसे अच्छी बात है कि कंफर्टेबल फील कर रही हूँ बिल्कुल। अच्छा, एक बच्ची भी मौजूद है बड़ी प्यारी सी, उनसे हम जानते हैं कि कहाँ जा रही हैं। मैं ज़रा बैठ जाती हूँ, गिर ना जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रही हो? अवामी वर्कर्स। क्या करने जा रही हो? घूमने। अच्छा, ज्यादातर लोग ना एक्साइटमेंट में आके घूमने जा रहे हैं। एसी में बैठ के मैं जा रही हूँ, बहुत मजा आ रहा है। एक्सीलेंट। ये बस बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। बच्चों के साथ इजीली हम लोग फील करते हैं और इजीली हम लोग चले जाते हैं। ये जो बस सर्विस है, पिंक बस सर्विस, ये बड़ी महफूज है क्योंकि उसमें बच्चे उनके साथ इजीली बैठ सकते हैं, उसमें वो उन्हें धक्के नहीं खाने पड़ते। आपने हमारे कैमरे के थ्रू देखा होगा कि ख़वातीन के बैठने की अच्छी खासी गुंजाइश है। फिर जो स्पेशल पर्सनस हैं उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम है। किराया बहुत कम है, रूट्स बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव बनाए गए हैं। तो कराची की वो माएँ, वो बहनें जो कि सफ़र करती हैं, काम के हवाले से उन्हें बाहर निकलना पड़ता है, उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। और सिंध गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को एक्सटेंड करने के बारे में भी सोची है। इट्स वेरी गुड कि जब हमारी आवाम, स्पेशली हमारी बहनों के लिए, हमारी माओं के लिए सोचा जाता है तो फिर उनके दिलों से दुआएं निकलती हैं। चलें जी, अब जो ख़वातीन अभी सिर्फ सैर के हवाले से आप बैठना चाहती हैं इस बस में, वो ज़रूर जाएं, विज़िट करें। सीरियसली मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर बैठ के, मैंने बहुत कंफर्टेबल ख़ुद को महसूस किया। और यकीनन जो ख़वातीन बैठेगी उसका जो फीडबैक होगा वो यही होगा। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि दुनिया के कई ममालिक में बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग के ज़रिए रोज़गार के मौके पैदा किए जा रहे हैं। ये मछली पालने का जदीद तरीका है जिसमें कम पैसों में भी कारोबार शुरू किया जा सकता है। शयान सलीम ने रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। मछलियों को पालने का जदीद तरीका जिसे बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी कहते हैं, ये माहौल दोस्त भी है, किसान दोस्त भी है, कम खर्च भी है, बाला नशीन भी है। वो ये मैं सारी बातें क्यों कर रहा हूँ क्योंकि इसके लिए आपको ज़्यादा बड़ी जगह नहीं चाहिए होती। आप घर की छत पर भी एक टब तैयार करके उसके अंदर आप मछलियाँ डाल सकते हैं। इसी को बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसमें मछली अपनी खुराक है वो ख़ुद तैयार करती है। एक बैक्टीरिया पानी में पैदा किया जाता है जो मछलियों का फजला खाता है और वही फजला मछलियाँ खाती हैं। तो इस तरह ये पूरा साइकिल चलता है। कराची में कुछ लोग हैं जो बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं और उन्होंने अपना सेटअप तैयार किया हुआ है। वो कितना प्रॉफिट ले रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए और इसको किस तरह प्रमोट किया जा रहा है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। बायोफ्लॉक एक समझ लें कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई है। हालांकि अगर हम दूसरे कंट्रीज़ को देखें, इंडोनेशिया, मलेशिया और चाइना और हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं इंडिया, बांग्लादेश, वो सारे लोग जो है वो इस बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में शिफ्ट हो चुके हैं। वो इस वजह से कि जिस तरह आबादी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, जगह की किल्लत होती जा रही है, पानी की भी कमी होती जा रही है, तो ये उन दोनों चीज़ों को फुलफ़िल करता है। एग्जाम्पल, आप जो 1 एकड़ पे फिश फार्मिंग करते हैं वो 300 से 600 दाने की फार्मिंग करते हैं, लेकिन हम एक 20 फीट के टैंक में 1000 फिश की फार्मिंग करते हैं। तो हमारी जगह बची और प्लस इसका पॉइंट ये कि हमें पानी बार बार चेंज नहीं करना पड़ता। ज़ीरो वाटर एक्सचेंज, अगर आप वाटर क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं तो पूरे 6 महीने उसी पानी को लेके फार्मिंग कर सकते हैं। के अंदर ना हम एक बैसिलस बैक्टीरिया होता है वो ग्रो कराते हैं, यानी एक एनिमल होता है, छोटा कीड़ा होता है, वो माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, उसका हम इसमें स्टार्टअप डोज डालते हैं। जब वो स्टार्टअप डोज डालते हैं तो इसको अमोनिया सोर्स मिलती है, तो ये सेकंडों में मल्टीप्लाई होता है, यानी ये 1000 बैक्टीरिया होंगे तो सेकंडों में लाखों करोड़ों में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा, इनकी जो फीड है, जो खुराक होती है, वो अमोनिया सोर्स होती है। अमोनिया सोर्स क्या है? आप ओवर फीडिंग जो अगर कराते हैं फिश को, वो फीड अगर नहीं खाती, नीचे बैठेगी तो वो ख़राब होगी, तो वो भी उनकी फीड है। फिश जो वेस्ट करती है वो भी उनकी खुराक है। तो ये चीज़ें खा के वो मल्टीप्लाई होते हैं, तेज़ी से ग्रो होते हैं। मिनिमम
जो टैंक का साइज़ होता है, एग्जांपल अगर आप 2500 लीटर का टैंक बनाते हैं तो 60,000 से टैंक की कॉस्टिंग स्टार्ट होती है और मैक्सिमम जितना बड़ी एक्सपर्टीज़ है आपकी उस हिसाब से आप टैंक बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा इस टाइम पे जो प्रॉफिटेबल फ़िश है वो बंगासिस फ़िश है, क्योंकि वियतनाम से ये हर महीने 10 से 12 जो कंटेनर है वो इंपोर्ट होते थे। तो चूँकि अब इंपोर्ट पे बैन लग चुकी है तो अभी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो बंगासिस फ़िश की ग्रोथ भी फास्ट है, हाई अमोनिया हाई नाइट्राइट पे ये सर्वाइव कर लेती है, पालना बहुत आसान है। तो पहले नंबर पे मैं बंगासिस को कहूँगा कि उसकी फार्मिंग करें। सेकंड नंबर पे आप तिलापिया की करें, उसकी भी कंजम्पशन है, उसके थोड़े से रेट कम है लेकिन अच्छा प्रॉफिट है उसमें भी। जो भी काम करें पहले उसके ऊपर रिसर्च करें। मैंने भी इसके ऊपर, जब तक मेरा ये फार्म हाउस बन रहा था तो मुझे बनाने में ही फार्म हाउस 6 महीने में लगे। तो उस 6 महीने में मैं सारी इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था कि ये बनेगा कितने अरसे में। मुख्तलिफ लोगों के आपको इंटरनेट के अंदर व्यूज़ अवेलेबल हैं कि उन्होंने कितने अरसे में ग्रो किया और क्या क्या फॉलो किया, वो सारी चीज़ें मैं डेली बेसिस पे देखता था। तो वो मुझे नॉलेज वहाँ से ही आ गई थी। कहता हूँ कि यार ये चीज़ रखनी है और ये चीज़ नहीं रखनी। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे कोई 10 लाख रुपए लगे, मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो मेरी 2 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, जो कि वो 2 लाख अगर मैं उसमें 8 लाख को अगर मैं डिवाइड करूँ 6 महीने में के अंदर मैंने ये सेल आउट कर दी थी। ये प्राउंस हो गए और ये सोल फिश हो गई। तो वो मैं अगर मैं लगाऊं तो तकरीबन कोई 8 लाख रुपए अगर 6 महीने में मैंने कमाए हैं तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी इनकम है 8 लाख रुपए, क्योंकि इसे मैंने अपने 2 टैंकों से ही कमाई है। अगर मैं बाकी टैंकों के अंदर जो कि अगर मैं और भी बेचता तो मेरे ख्याल में मैं काफ़ी इसको क्रॉस कर जाता। टैंक्स हम बनाते हैं ये तारपुलिन के होते हैं, फूड ग्रेड क्वालिटी की पीवीसी कोटेड दाना होता है, पीवीसी दाना होता है जिससे हम जो ये बनाते हैं। इसके बेनिफिट ये हैं कि आप इसको आराम से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। बानिस्बत अगर हम सिमेंटेड टैंक बनाते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, और इनकेस अगर सिमेंटेड टैंक लीक हो जाए तो उसको मेंटेनेंस बहुत महंगी है। यानी अगर लीक हो गया तो पूरा आपने पानी खाली करना है, मछलियाँ कहीं और शिफ्ट करनी है, फिर उसकी मिस्त्री मजदूर आते हैं रिपेयर करते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकेस अगर इसमें कोई मसला आता भी है तो आप एक छोटा सा इसका इसी तारपुलिन का पीस लें, उस पर सोल्यूशन लगा के चिपका दें, चीज़ें सेट हो जाती है। तो ये इजी टू मेंटेन है, इजी रिपेयरिंग है और बहुत सस्ता पड़ता है ये। जहाँ वो पाउंड वाली बात है तो वो तो आपको काफ़ी बड़ी जगह चाहिए, सही है, और फिर उसके लिए आपको लोग भी बहुत सारे चाहिए, मैन पावर भी आपको चाहिए, और आपको एक बंदा भी रखते हैं तो उसकी भी आपको तनख्वाह देनी होती है। यहाँ मेरे पास सिर्फ एक बंदा काम कर रहा है पूरे दिन में, उसका मेरा ख्याल है कि 2 घंटे का भी काम नहीं है कि उसमें फीड डालनी है, 15 मिनट के लिए हर टैंक का पानी ड्रेन करना और 15 मिनट के लिए दोबारा डालना है, नया पानी डाल देना है। ये जो इसमें अगर आप देखें ऑक्सीजन बबल्स बन रहे हैं, वो इसका मकसद ये है कि हमने जो 1 एकड़ की फिश एक पॉन्ड में डाली हुई है उसको स्ट्रेसफुल माहौल से बचाने के लिए हम इसके अंदर ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं। जैसे समंदर में लहरें बनती हैं, समंदर की स्पीशीज को ऑक्सीजन मिलती है, इसी तरह हम इस मछली को ऑक्सीजन देते हैं ताकि जो है वो ग्रोथ अच्छी करे, हेल्दी इन्वायरमेंट मिले उसको। मेरे इस टैंक में 1500 मछली की कैपेसिटी का जो है ना वो है, लेकिन मैं इसमें 3000 सीड स्टॉक करता हूँ। वो इस वजह से कि मुझे 3 महीने बाद मेरे जो छोटे दुकानदार हैं जो पाव वाली फ़िश हमसे ले लेते हैं वो बिकना शुरू हो जाती है। तो मेरे 3 महीने जो है ना माल मेरा बिकता रहता है, इस वजह से मैं हाई डेंसिटी में यहाँ स्टॉकिंग करता हूँ। तो ये स्किल्स की बुनियाद है, जितनी अच्छी आपकी स्किल्स होगी उतना अच्छा इसमें प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं आप। फार्मिंग की ना हम तकरीबन हर 2 हफ्ते बाद ट्रेनिंग करवाते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़ी साइंस नहीं, थोड़ी सी चीज़ें हैं जो हम की पॉइंट्स होते हैं वो सिखाते हैं। और ये ट्रेनिंग मुश्किल से 4 घंटे की होती है। वो 4 घंटे की आप ट्रेनिंग लें और अपने घर में जैसे 12 फीट का कमरा या छत पे 5 फीट की जगह है तो वहाँ पे भी एक टैंक बना के उसमें फ़िश फार्मिंग कर सकते हैं उसमें। बड़ी जगह है तो भी आप ये काम कर सकते हैं, छोटी जगह है तब भी आप बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी को अपना सकते हैं और रिवायती तरीके से हटकर फार्म की फिशिंग की जा सकती है। एक अच्छा रोजगार कमाया जा सकता है और ज़बरदस्त मछली भी खाई जा सकती है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, कराची। चलें जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अब मुआशरे की एक ऐसी हकीकत की बात करेंगे जिससे हम नज़रें नहीं चुरा सकते।
लोग बीवी और वालिदैन के हुकूक की बात तो बहुत करते हैं, मर्द बेचारा इस तमाम तर मामले में क्या करे, वो बहुत बेकसूर नज़र आता है हमें। अगर साथ रहता है तो हम देखते हैं कि वो अपनी माँ के और अपनी बीवी के झगड़े बर्दाश्त करते रहता है, बीवी अपना हक जताती रहती है कि मुझे अलग रहना है, जबकि दूसरी जानिब जो माँ है उसका भी दिल ये होता है कि जी मेरा बेटा साथ रहे। और फिर एक मतलब कैसे एक माँ एकदम से अपने बेटे को कह देगी कि हाँ जाओ ठीक है तुम अलग हो जाओ। शौहर बीवी के लिए कुछ करना चाहे तो फिर जाहिर सी बात उसको माँ का डर रहता है, माँ के लिए अगर कुछ करना चाहे, कुछ ख़रीदना चाहे तो बीवी से झगड़े शुरू हो जाते हैं। ख़ासकर ऐसे मर्द ज़्यादा परेशान रहते हैं, ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार रहते हैं जिनकी आमदनी कम होती है। मर्द सारी ज़िंदगी हुकूक पूरे करने में लगा रहता है, कभी बीवी के हुकूक, कभी माँ के, कभी बच्चों के। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है कि जो मेरे इर्द गिर्द मर्द हैं, जैसे मेरे भाई हैं, मेरे मियाँ हैं, कभी अपने लिए नहीं जीते। पैदा होने से लेकर ये जब वो होश संभालते हैं और नौकरी पर जाते हैं उस वक्त से आखिरी दम तक मर्द जो है हमेशा दूसरे के लिए जीता है, वो अपने लिए कभी भी नहीं जीता। लेकिन वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि वो बैलेंस कैसे लेकर आए। हुकूक की अदायगी माँ की भी ज़रूरी है, हुकूक की अदायगी बीवी की भी ज़रूरी है। ज़ाहिर किसी की बेटी लेकर आया वो, और हमारा दीन भी इस मामले में हमें सिखाता है कि जब आप किसी की बच्ची लेकर आ रहे हैं, किसी की बेटी को आप ब्याह के लेकर आ रहे हैं तो फिर उसके हुकूक पूरे करें। अब इन हुकूक की अदायगी में तवाज़ुन कैसे रखना है, उसने बैलेंस कैसे रखना है, ये बड़ा ज़रूरी है। हमारा दीन हमें सब कुछ सिखा चुका है, लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं, हम दीन की तरफ तवज्जो नहीं देते। इसी मामले पर आज बात करने के लिए इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर फरहाना ओवैस मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की, अपने इर्द गिर्द के बेचारे मर्द परेशान हो जाते हैं कि भाई बीवी का हक अदा करना है या माँ का हक अदा करना है। बिल्कुल ऐसे ही है, और लेकिन बहरहाल सोसाइटी का एक बड़ा हकीकत है ये, बहुत बड़ी, और मर्दों को इसको ज़्यादा फेस करना पड़ता है। आई थिंक मर्दों को ही करना पड़ता है, तो इसलिए उनको बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे बैलेंस हो? देखिए, हम अल्हम्दुलिल्लाह जब कहते हैं कि हम मुसलमान हैं तो हमें हमारे दीन ने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें जो है ना वो सिखा दी हैं, बता दी हैं। और जब वो एक अच्छे और खूबसूरत माशरे की हमारा दीन बात करता है और ये भी कहता है कि उसका जो बुनियादी यूनिट है वो घर है, तो फिर अब घर में जो अफराद हैं उनके हुकूक और फ़राइज़ जो हैं वो भी दीन हमें बता रहा है, उसका बड़े खूबसूरती से उसने तयन कर दिया है। अगर एक तरफ हमें कुरान पाक ये बताता है कि तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनका लिबास हो, और जैसे कुरान पाक में एक और जगह फरमाया गया कि अपनी बीवियों के साथ भलाई के साथ रहा करो, तो दूसरी तरफ हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये भी बता दिया कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हारी जन्नत हैं और वही तुम्हारी दोज़ख हैं। यानी अगर तुम उनके साथ अच्छा सलूक करोगे तो जन्नत तुम्हारी, और अगर तुम बुरा सलूक करोगे तो दोज़ख तुम्हारी। फिर आपने ये भी फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि इंसान जो भी अच्छाई या बुराई करता है उसका जो हिसाब है वो क़यामत के दिन उससे लिया जाएगा, लेकिन वालिदैन से किया हुआ सलूक वो है जिसका आपको हिसाब दुनिया में भी देना है और आखिरत में भी देना है। यानी अगर आपने अच्छा सलूक किया है तो न सिर्फ ये कि आपको बहुत सारी भलाइयाँ मिलेंगी, आपकी उम्र तवील होगी, आपको बरकतें मिलेंगी और अल्लाह ताला बहुत सारी नेमतों से नवाजेगा। और अगर आपने वालिदैन के साथ बुरा सलूक किया है तो आपकी बरकतें छिन जाएंगी, आपके साथ भी बहुत सा बुरा सलूक होगा और क़यामत के दिन भी होगा। तो हमें दोनों पहलू बता दिए गए हैं। फिर हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर बड़ी ताकीद की कि अपनी बीवियों के साथ बहुत अच्छा सलूक करो, क्योंकि तुम्हें उनके ऊपर कवाम बनाया गया है। तो कुरान के भी अल्फाज हैं कि तुम्हें बरतरी दी गई है। अच्छा, अब ये बैलेंस कैसे किया जाए? बहुत ज़रूरी है कि जब शादी हो रही होती है बच्चों की, तो जिस तरह हम ये बात कहते हैं ना कि बेटियों को तरबियत की बहुत ज़रूरत है, बिल्कुल बेटों को इक्वली तरबियत की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा। और उनको ये नहीं कि सिर्फ शादी के टाइम पे आप बताएं कि तुम्हारे ये फ़राइज़ हैं, तुम्हारे ये हुकूक हैं, बल्कि जब आप बच्चों की तरबियत कर रहे होते हैं तो बहुत छोटी एज से उनको बताना शुरू कर दें आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब आप बड़े होंगे, जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो आपके ये फ़राइज़ हैं, आपके ये हुकूक हैं, वालिदैन की तरफ ये आपकी जिम्मेदारी है, बहन भाइयों के साथ आपकी ये जिम्मेदारी है, दोस्तों के साथ, और उसके साथ साथ अगर जब आपकी शादी होगी और बीवी आएगी तो आपकी ये जिम्मेदारी है। अगर आप बच्चे की तरबियत इस तरह से करते हैं कि उसको अपनी बीवी के हुकूक और फ़राइज़ के हवाले से भी बता रहे हैं और वालिदैन के भी, तो आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से घर में अच्छे माहौल के साथ रहा जा सकता है। बहुत सारे मुश्किलात से बच सकते हैं, बहुत सारी मुश्किलात से बचा जा सकता है। दूसरी तरफ वालिदैन को भी ये समझने की ज़रूरत है कि जब एक बच्ची अपने घर बार तमाम चीज़ों को छोड़कर आपके पास आ रही है तो आप उसको भी स्पेस दें, आप उसको बहुत कुछ करने का मौका भी दें। क्योंकि देखें, बच्चियों का आम तौर से ये होता है कि तालीम मुकम्मल होते ही शादियाँ हो जाती हैं। अब वो कोई ना तो कुकिंग का कोर्स करके आ रही हैं, ना वो घर की मैनेजमेंट का कोई कोर्स करके आ रही हैं।
सासों का और जो दीगर घर में अफराद हैं उनके पर यह फ़र्ज़ है, लाजिम है कि वो जिस तरह बेटियों को सिखाते हैं, बहू जब घर में आई है अब वो आपकी बेटी, अब आप उसको सिखाना शुरू करें कि इस घर में इस तरह से मामूलात चलते हैं तो बेटा आप ऐसे करो, बेटा आप उस तरह से करो। अगर आप डे 1 से उसको बेटी की तरह लेते हैं और अपने घर की बातें उसको समझाते हैं, सिखाते हैं, साथ बिठाते हैं, तो आप बिलीव करें कोई भी बच्ची जो है ना फिर वो मुखालफत बन जाती सोचेगी नहीं। और अलग घर का नहीं सोचेगी, बल्कि उसको प्रोटेक्शन का एहसास होगा कि मेरी जो सास है वो मेरी माँ की तरह मुझे सिखा भी रही है, मुझे समझा भी रही है और मुझे बता भी रही है। अच्छा देखें डॉक्टर साहब, इसके अंदर ना कुछ बच्चियों की माओं का भी बड़ा किरदार होता है कि अगर आप अपनी बच्ची को ये सिखा देते ना कि घर में बड़ों का होना जरूरी है, छोटी छोटी बातें हर घर में होती है, बर्दाश्त का एक लेवल होना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक चीज बड़ी सोशल मीडिया पे भी डिस्कस होती है कि जी शौहर पे या बेटे पे ज्यादा हक किसका है, माँ का है या बीवी का है? मेरी नजर में तो ज्यादा हक माँ का है क्योंकि उसने पैदा किया है। अब चूंकि मैं खुद माँ हूँ तो मुझे इस चीज का एहसास होता है कि आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि आप अपनी औलाद, चाहे बेटा या एहसास तभी होता है जब आप खुद माँ बनते हैं। तो आप मुझे बताएं कि किसका हक ज्यादा है? देखिए मैं आपको ना एक वाकया सुना देती हूँ तो उससे अंदाजा हो जाएगा कि किसका हक ज्यादा है। एक सहाबी हैं, उनका मौत का वक्त करीब है, नज़ा का आलम है, लेकिन रूह नहीं निकल रही, सख्त तकलीफ में है। तो सहाबा किराम परेशान है, कभी कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ दुआ कर रहा है, लेकिन उनकी वो हालत जो है ना उस मुश्किल से वो बाहर नहीं आ पा रहे। इतने में एक सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं या रसूलल्लाह, फलां सहाबी जो है उनके ऊपर ये कैफियत है और उनकी जान मतलब नहीं निकल रही आसानी के साथ, हम क्या करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला सवाल उनसे ये पूछा, क्या उनके वालिदैन जिंदा हैं? उन्होंने कहा जी उनकी वालदा जिंदा है। तो आपने फरमाया कि उनको बुला के लाओ। वालदा को बुलाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये पूछा कि आपका बेटा आपके साथ कैसा है? तो उनकी वालदा ने कहा कि मेरा बेटा बहुत अच्छा इंसान है और बहुत अच्छा मुसलमान है, मेरे साथ बहुत अच्छा था जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। अच्छा। शादी होने के बाद उसने मुझे बिल्कुल छोड़ दिया और अपनी बीवी की बातों में आता रहा और उसका ख्याल करता रहा और मुझे इग्नोर करता रहा, मेरी ज़रूरियात का भी ख्याल नहीं करता था, मुझे वो इज्जत और वो मकाम नहीं देता था जो पहले दिया करता था, तो मैं उससे सख्त नाराज़ हूँ। जब उन्होंने ये बातें की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर साहिबा कराम से फरमाया कि जाओ लकड़ियाँ इकट्ठा करो, इनके ऊपर लकड़ियाँ डालो और आग लगा दो। तो माँ रोने लगी, कहने लगी कि ये आप क्या कह रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम इसको आज माफ़ नहीं करोगी तो इसका यही हशर क़यामत के दिन होगा, इसको क्या जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। अब आप सोचेंगे बीवी के फ़राइज़ तो पूरे कर रहा था, अगर सिर्फ बीवी के फ़राइज़ पूरे करना काफ़ी होते तो उसे जहन्नुम की क्यों ना दी जाती कि अभी आपने जहन्नुम में जाना है। फिर उसकी वालदा ने उसको माफ़ किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इसको माफ़ करो, जो कुछ इसने किया है अल्लाह ताला इसको आसानी दे। जैसे ही उसकी माँ ने कहा कि मैंने इसको माफ़ किया तो उसकी रूह कब्ज़ हो गई। तो अल्लाह ताला ने उसकी मौत को भी आसान किया माँ के जुमलों के साथ। तो आप कोई भी हैं, आप कितने ही अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, आप बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप साहिब हैसियत होने की वजह से अपनी बीवी को लेके अलग रह रहे हैं, लेकिन अगर आपने माँ बाप के हुकूक अदा नहीं किए तो फिर आप जवाबदेह हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी। दूसरी बात यह कि देखिए सब लोग साहिब हैसियत नहीं होते कि वो वालिदैन को भी अलग रख के सपोर्ट कर सकें और बीवी के साथ भी रख सकें। अगर ऐसी सूरत होती है तो फिर बीवियों को भी चाहिए कि वो ताउन करें, समझ जाए ना, घर का एक हिस्सा अपने लिए अलग कर लें कि भी ठीक है, अगर आप वालिदैन के साथ मिलजुल के नहीं रहना चाहती तो घर का एक हिस्सा अलग कर लें जिसमें आप अपना किचन अलग कर लें, अपना रूम अलग कर लें, एक पोर्शन अपना अलग बना लें ताकि आप अपनी मर्जी से उस हिस्से में रह सकें, ये आपका हक है। लेकिन अगर आपका हस्बैंड अलग घर आपको नहीं लेके दे सकता तो आप उसके साथ मिलकर जैसे जिंदगी वो गुजार रहा है अपने वालिदैन के लिए जो करना चाहता है उसमें शरीक रहें। और अगर आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं है उन चीज़ों को छोड़ दें बजाय इसके कि आप नाराज़ हों या आप घर छोड़ दें या आप उसको जो है वो ताने दें कि तुम मुझे घर अलग नहीं दे रहे हो तो मैं माँ बाप के घर चली जाऊंगी। ये बातें फिर नहीं करनी चाहिए ना। और आई थिंक डॉक्टर साहब जब आप एक दफ़ा डिसीजन ले लेते हैं फिर आपको उस पर कायम रहना चाहिए, निभाना चाहिए। और मेरे ख्याल से कि इस मामले में बीवियों को ज़्यादा समझने की बिल्कुल बीवियाँ अगर माएँ जब एक सर्टन एज तक माँ बाप पहुँच जाते हैं तो फिर हम तो अपने माँ बाप को यही होता है कि एक सर्टन एज तक है तो यार अच्छा ठीक है अम्मी अब्बू जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और फिर हमारा तो दीन हमें सिखाता है कि आपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं करनी, उनको उफ तक नहीं कहना। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर एक खातून अपने मियाँ से ये मुतालबा करिए जी कि मुझे अलग घर लेके दो, लेकिन माँ बाप बूढ़े हैं और उनका एक ही एक बेटा है, तो माँ बाप ये शिकवा करते नजर आते हैं जी कि हमारे बेटे को निकाल के ले गई है और बच्चे को ख्याल होना चाहिए था जी कि माँ बाप अकेले रहते हैं तो माँ बाप के साथ, लेकिन वो बीवी नहीं मान रही। तो इस सूरत हाल में यकीनन बीवी के लिए भी तो कुछ ना कुछ हुक्म है। जी बिल्कुल, बीवी के लिए तो बिल्कुल ये हुक्म है कि अगर वो अलग रहना चाहती है तो उसको अलग घर दिया जाए। अगर वो खरीद नहीं सकता तो किराए पे दिया जाए। और फिर दूसरी सूरत ये है कि अगर वालिदैन ज़ईफ हैं तो फिर उसका फर्ज है कि वो अपनी बीवी को अलग रखे लेकिन अपने वालिदैन के पास रोजाना आए, उनके काम करे और हकूक पूरे करे।
अगर उनको वो कोई सर्वेंट दे सकता है तो उनको सर्वेंट दे, ताकि उनके काम भी ना रुके, उनको वो प्रॉपरली उनकी देखभाल भी होती रहे और बीवी जो है वो भी खुश रहे। अगर बीवी मुतालबा कर रही है तो शोहर के लिए लाजिम है और दीन ने इसकी इजाज़त दी है। इजाज़त दी है, ठीक है। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। तो भाई आप अपनी ज़िंदगी में जो भी फैसला करें बहुत ज़्यादा सोच समझ के करें, कभी कभी बड़ों की मर्ज़ी को मद्देनज़र रख लिया करें, क्योंकि इससे घर में बरकतें होती हैं, आपके कामों में बड़ी आसानी हो जाती है, आपको बहुत अच्छी गाइडलाइन मिल जाती है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अब आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह मंडे को। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।